इससे पहले कि हम सी पे जाएं, सीरियस प्रोग्राम करें सी में, क्योंकि जो सी है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। तो सी है क्या, कहां से आई है और किसने डेवलप किया? बेसिक चीज ये है कि आज भी आपके बहुत सारे गैजेट्स हैं जिसमें सी लैंग्वेज यूज होती है, क्योंकि हार्डवेयर के बहुत करीब है, बहुत तेज काम करती है। तो जैसे कुछ भी आप करना चाहें, a+b आप चाहते हैं कि इक्वल टू सी लिख दें, इसमें सी में इसको लिख सकते हैं। जैसे 2 और 3 देंगे तो सी आपको 5 ही रिजल्ट देगा, इस तरीके से। तो इनपुट कुछ देंगे और जो इंस्ट्रक्शंस होंगे, ये एक टाइप का इंस्ट्रक्शन है। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इंस्ट्रक्शंस यानी कि जो आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स, जैसे आप हिंदी बोलते हैं तो मैं यहां जा रहा हूं, हिंदी बोलेंगे, उसी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, आई एम गोइंग देयर या आई एम गोइंग देयर और हेयर, इस तरीके से हम अंग्रेजी में ट्रांसफर कर देंगे उसको। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे अगर इसी को हम जावा में कर दें तो हम यहाँ पर इसको system.out.println में कर देंगे या कुछ और चीजें इंक्लूड करेंगे ऊपर। अलग अलग लैंग्वेज की अलग अलग सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स यही होता है कि किस तरीके से उसे लिखा जाए, और इसी सिंटेक्स के हिसाब से जो कंपाइलर है इस लैंग्वेज को समझने वाला, इस लैंग्वेज को मशीन कोड में चेंज करने वाला जो कंपाइलर है उसको वैसे समझेगा। तो सबसे पहले सी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको सी के लिए। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये A-B-C इसी तरीके से आई है, ध्यान रखिएगा, ये सी का मतलब ही है। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको बहुत फेमस, आज भी इसका नाम है AT&T Bell Labs USA में 1972 में बनाया गया। 1972, अब देखिए कितने साल हो गए इसको, यानी कि अगर मैं इसको गिनती करूं और आज के समय में कम से कम 45-50 ईयर्स करीब हम इसके आगे निकल आए। तो ये डिजाइन हुआ और लिखा गया है डेनिस रिची साहब। डेनिस रिची साहब के साथ भी लोग थे, लेकिन मेन डेनिस रिची साहब थे इसके कंट्रीब्यूटर। तो लेट 70s में जो बहुत पॉपुलर लैंग्वेजेस थी उस समय PLI, एल्गोल जैसे एल्गोरिथम वाली थी, और वो सी काफी पॉपुलर हुई, उसने रिप्लेस किया इन सब। और ये ऑफिशियल बेल लैंग्वेज नहीं बनाएगी, नो वन, इट वाजंट मेड द ऑफिशियल बेल लैंग्वेज, ध्यान रखिएगा। लेकिन बगैर किसी एडवर्टीजमेंट के, उस समय एडवर्टीजमेंट ऐसा था भी नहीं, ना तो आपका इंटरनेट इतना पॉपुलर था, शुरुआत हुई थी वहां पर भी उस समय की, और इतना एक्सपेंसिव था इंटरनेट, और बाकी दूसरे देशों में किस तरीके से न्यूज़पेपर वगैरह केवल एडवर्टीजमेंट हो सकते थे। उसके बावजूद, इतने बगैर एडवर्टीजमेंट के बावजूद भी सी रैपिडली ग्रो हुई लोगों के बीच। बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रोग्रामर्स जो इन पे काम किया करते थे वो बड़े सरप्राइज हो गए, क्योंकि अगर वो फोर्ट्रान और PLI में जितनी मेहनत करते थे और जैसे पैस्कल APL में मेहनत करते थे, तो उससे उन्होंने देखा कि सी में थोड़ी आसानी हो रही। सी उस समय बड़ी पॉपुलर, उस समय, आज भी, मैं उस समय और आज की बात बता रहा हूं आपको। अब देखें कि कहां हम कितने समय में निकल आए हैं। रिलायबल, सिंपल और इजी टू यूज, ये तीनों बड़े शब्द बड़े याद रखिएगा, क्योंकि आगे जो भी हम लैंग्वेज, जब प्रोग्राम बनाएंगे और लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, आप देखेंगे आपकी कि जितनी भी चीजें हैं इंडस्ट्री में यूज हो रही है उसमें कहीं ना कहीं सी आपको दिखाई देगी, राइट। तो ऐसी लैंग्वेज जो आज तक सरवाइव कर रही है, जो चीज सरवाइव कर रही है, जैसे मैं आपको एक अगर टॉम क्रूज के बारे में बताऊं तो 50 प्लस हो चुके हैं वो। आप शाहरुख खान के बारे में देखिए, 50 प्लस हो चुके थे, लेकिन आज भी वो, जब उनकी पिक्चर आती है तो वो लोग उसको देखते हैं, करोड़ों कमाती है। उसका कारण ये है कि उनमें दम है, ऐसी सी में दम है। तो एक ओपिनियन है बड़े आज जो सुनी जाती है, सी हैज ऑलरेडी सुपरसीडेड बाय लैंग्वेज लाइक C++, C#, जावा। अब ये सब चीजें इसको, क्योंकि ये चीजें इस तरीके से आई थी कि C की कमी है जो C++ में दूर कर दी गई, C# में जो है C++ की कमी दूर कर दी गई। अरे पोर्टेबिलिटी नहीं है, तो जावा ने कहा कि मैं पोर्टेबल लैंग्वेज हूं, मैंने पोर्टेबिलिटी ला दी है, अब बाइट कोड बनाते हैं हम लोग, तो क्यों सी हम पढ़े। तो थोड़ा सा इसमें जो यशवंत कलेक्टर साहब है उसमें थोड़ा सा डिफर करते हैं, हम भी करते हैं। तो बहुत सारे रीजन है उसके कि C++ और जावा एक बार शुरू करना, क्योंकि अगर आपको कुछ बेसिक्स चीजें नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज नहीं आती है, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, टेम्पलेट्स, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये सारी चीजें आती हैं जो अलग चीज है। मतलब ये लैंग्वेज नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, ये सब कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास किसी बेसिक लैंग्वेज के बारे में जानकारी होगी, जैसे मान लीजिए सी के बारे में, तो आप इतना बेहतरीन तरीके से C++, C# और जावा के बारे में समझ पाएंगे कि आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो ये बेटर रहेगा कि आप ऐसी लैंग्वेज पढ़ें जो एक बेस बनाए, उसके बाद आप कॉन्सेप्ट, ये क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट है, इसमें इनहेरिटेंस कहां से आया है, पॉलीमॉर्फिज्म, ये बायोलॉजिकल शब्द हैं, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के शब्द नहीं है। ये इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म चला आया है आपके एक कॉन्सेप्ट जो बायोलॉजी का उठा के रखा गया कि हाँ, हमको क्या करना है कि एक क्लास बनी है, उस क्लास की कंटेंट यूज करने हैं, तो क्यों ना हम नई क्लास में इतना सारा कुछ लिखने से अच्छा जो ऑलरेडी बना चुके हैं उसको इनहेरिट कर लें। वो इनहेरिटेंस है।
तो ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो बेस है अगर आप इन लैंग्वेजेस पे जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर इन लैंग्वेजेस में जो बेसिक चीज है वो जैसे मैंने बताया अलग अलग कॉन्सेप्ट भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे बेस्ड, ऊप्स कहते हैं उसे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्स्ट्रक्ट्स उसमें होते हैं, ऊप्स पैराडाइम होता है। तो अगर आपके पास एक सी का बेस है तो आपको जो प्रोग्रामिंग स्किल का जो होल्ड है प्लस जो प्रिंसिपल्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, वो दोनों को आप मर्ज कर सकते हैं और बेहतर प्रोग्रामर बन सकते हैं। और क्योंकि सी प्लस प्लस जावा के अलग अलग आईडीज आ रहे हैं, नए नए फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं, लेकिन सी जो है वो बहुत एक ऐसी लैंग्वेज है बहुत अनचेंज रही है, यानी कि इसके जो कॉन्स्ट्रक्ट्स है वो अनचेंज रहे हैं। एक और रीजन कि आप सी पहले पढ़ लें, और जो भी आपके, अब ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, इससे समझ में आ जाएगा कि सी का पावर क्या है। आपके जितने भी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे आप विंडोज, मैक्सिमम लोग विंडोज में काम करते हैं, बहुत सारे लोग लिनक्स में काम करते हैं, तो जो परफॉर्मेंस है सी की वो आज तक बीट करना बहुत मुश्किल है। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सी में लिखे गए, बस इससे ज्यादा तो आप कुछ कहना ही नहीं है। सी में ऑपरेटिंग सिस्टम लिख दिए गए। पहले एक जमाने में ऑपरेटिंग सिस्टम आपके असेंबली लैंग्वेज में लिखे जाते थे, आज वो सी में लिखे जा रहे हैं, ये एक और चीज है। अब ये क्योंकि परफॉर्मेंस इसका एग्जीक्यूशन फास्ट इतना है, तो जितने भी आपके डिवाइसेस हैं वो सारे के सारे किस में लिखे जा रहे हैं? सी में। आज भी सी में लिखे जा रहे हैं। तो कोई चीजें पुरानी नहीं होती है, जो अच्छी रहेंगी वो हमेशा अच्छी रहेंगी। आपकी जितने भी आप डिवाइसेस देख रहे हैं, चाहे आप माइक्रोवेव ओवन की बात करें, वॉशिंग मशीन की बात करें, डिजिटल कैमरा की बात करें, या माइक्रो प्रोसेसर की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, एम्बेडेड सिस्टम्स की बात करें, तो ये प्रोग्राम, अगर ये ऐसा प्रोग्राम चला सके जो बहुत फास्ट हो, जगह बहुत कम है, मेमोरी आपके पास कम है, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा? ये सी में लिखे जाएंगे, और सी में लिखे जाते हैं। समय और स्पेस, टाइम और स्पेस, परफॉर्मेंस और जगह, मेमोरी, इन दोनों में ही बादशाह है सी, राइट? इसीलिए सी ऑपरेटिंग सिस्टम और जितने भी आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये सिस्टम प्रोग्राम्स है, उसके लिए यूज होते हैं। बहुत सारे 3D गेम्स चल रहे हैं, 3D की चीजें चल रही हैं, यहाँ पर आप देखते हैं कि बड़ी तेज काम हो रहा है। और यहाँ पर अगर आप जो एक्सपेक्टेशन है यूजर की, आप फटाफट यूजर, क्योंकि ऐसा जो जिसमें हाई परफॉर्मेंस गेम होता है, वहां पर आपको बड़ी तेज रिएक्ट करना पड़ता है। सी लैंग्वेज बाकी लैंग्वेज से ज्यादा स्कोर करती है। कितने आपने बुलेट मारे वो स्कोर नहीं, परफॉर्मेंस वाइज। तो इसीलिए जितने भी आपके आज पॉपुलर गेमिंग फ्रेमवर्क्स है, बैकग्राउंड में उन्होंने सी ही रखा हुआ है। हार्डवेयर, अगर हार्डवेयर प्रोग्रामिंग करनी है, क्योंकि अगर आपको हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करना है बहुत तेज, तो जैसे मैं अभी भी बताते आया हूं कि आपको परफॉर्मेंस चाहिए यहाँ पर, तो प्रोग्रामर सी को प्रेफर करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। आई होप कि आप इन सब से समझेंगे कि सी कितनी वैल्यूएबल है, कितनी स्ट्रांग है, और क्यों हम सी पे समय अपना दे रहे हैं। तो सी की शुरुआत करते हैं। ध्यान रखिएगा कि कोई भी, जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, आप समझ रहे हैं हिंदी में। अगर आप समझते हैं उर्दू, तो उर्दू वाले भी मुझे समझ पा रहे हैं। बहुत सारे जो हमारे बांग्लादेशी भाई हैं वो भी हमें समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक लैंग्वेज ऐसी है जो एक ब्रिज है, मेरे इमोशंस, मेरी बात, मेरे दिमाग की चीजें या मेरी सोच को आप तक पहुंचानी। कंप्यूटर अगर एक है, उसको कैसे आप बताएंगे, उसको किससे कैसे कम्युनिकेट करेंगे? मैं आपसे हिंदी में कर रहा हूं, अंग्रेजी में कर सकता हूं, लेकिन कोई कंप्यूटर जब है, या एक मशीन है, या एक हार्डवेयर है, उससे आप कैसे इंटरैक्ट करेंगे? उससे इंटरैक्ट कैसे करेंगे? जैसे अंग्रेजी में हम वर्ड लेते हैं, शब्द लेते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं, सेंटेंस लिख के, और वो एक कंटेंट बन जाता है। ऐसे ही जब हम सी का मतलब कहते हैं, तो सी एक लैंग्वेज है, एक ऐसी लैंग्वेज जैसे हिंदी और अंग्रेजी है। जैसे मैंने कहा, आई मैं कैपिटल में लिखूंगा, शुरुआत करूंगा। मैं जब सेंटेंस खत्म कर दूंगा तो मैं डॉट लगा दूंगा। जब मैं सेंटेंस में कोई एक ब्रेक दूंगा तो कॉमा लगा दूंगा या सेमीकोलन लगा दूंगा। अगर मैं किसी से सवाल पूछ रहा हूं तो मैं उस सेंटेंस के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। ये सारी चीजें अंग्रेजी में आती हैं। ऐसे ही सी में भी कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, और इन सबको कंबाइन करके हम इंस्ट्रक्शन बनाते हैं। जैसे शब्दों को जोड़ के हम क्या बनाते हैं? इंस्ट्रक्शन। इसी तरीके से यहाँ पर हम अलग अलग चीजें जो कंटेंट सी में दिए गए या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दिए गए, उनको मिला के हम प्रोग्राम बनाते। तो अंग्रेजी सीखने का क्या तात्पर्य है? पहले आप अल्फाबेट सीखते हैं। बच्चा, अगर छोटा बच्चा है, अगर आप देखिए, तो पहले वो कुछ नहीं बोलता है, पहले वो आ ओ आ ई करता है, उसके बाद वो वर्ड बोलता है, केवल वर्ड्स ही बोल पाता है। उसके बाद वो सेंटेंसेस बोलता है। जैसे थोड़ा बड़ा होता है, वर्ड को जोड़ना पड़ता है कि प्लीज, प्लीज, गिव, स्टॉप, ऐसे बोलता है। तो 2-3 शब्द को जोड़ता है, सेंटेंस बना देता है। उसके बाद जो और बड़ा होता है तो वो पैराग्राफ बोल सकता है या बना सकता है। यही बात है, मैं इस सी को काट रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ कोई भी लैंग्वेज लिख सकता हूं। ये सारी लैंग्वेज में यही लर्निंग है। क्या करते हैं आप? जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट डिजिट्स कह सकते हैं, ये सब आपके कुछ सिंबल्स है और चीजें आपकी जो प्रोग्रामिंग में दी हुई है, अलग अलग लैंग्वेज में वो आप यूज करेंगे। ये अल्फाबेट्स है छोटे छोटे,
उसको जोड़ देंगे आप तो कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड बन जाएंगे। ये तीनों चीजें जो है वर्ड्स, इन सबको कंबाइन करके हम इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, ये इंस्ट्रक्शंस होंगे। और उसके बाद जब इंस्ट्रक्शंस को कंबाइन कर देंगे तो आपका प्रोग्राम बन जाएगा। जैसे पैराग्राफ था ना, पैराग्राफ की एक मीनिंग होती है, इसका एक रिजल्ट होता है। इसी तरीके से प्रोग्राम की एक मीनिंग होता है, एक रिजल्ट होता है, इसका एक आउटपुट है। सी का कैरेक्टर सेट देखते हैं। जैसे अंग्रेजी का कैरेक्टर सेट में आपको बोलूं तो ए बी सी डी ऐसे जाता है, ऐसे सी का कैरेक्टर सेट देखते हैं। तो कैरेक्टर सेट का मतलब होता है कोई भी अल्फाबेट, डिजिट या स्पेशल सिंबल जो सी में अलाउड है, जो उस लैंग्वेज में अलाउड है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये अल्फाबेट ए टू जेड कैपिटल, स्मॉल ए टू कैपिटल जेड, ये अलाउड है सी में। डिजिट 0 से लेकर 9 तक ले लीजिए। स्पेशल सिंबल्स आपके ये सारे हम प्रोग्रामिंग में देखेंगे। ये कहीं ना कहीं हम इन सबको यूज करेंगे। जैसे मल्टीप्लाई के लिए हम इसको यूज कर लेंगे, अगर हम बिटवाइज ऑपरेशन कर रहे हैं तो एम्परसेंड को यूज कर लेंगे, मॉड्यूलर ले रहे हैं तो ये परसेंट को यूज कर लेंगे, राइट। अगर हम जो टर्नरी ऑपरेटर ले रहे हैं इफ एल्स वाला, उसमें हम क्वेश्चन मार्क यूज कर लेंगे। तो अलग अलग जगह पे हम ये अलग अलग चीजें यूज करेंगे। ये स्पेशल सिंबल्स, कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड्स जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाती है या बनती है, वो एक प्रोग्राम होता है। और प्रोग्राम में क्या होता है कि अल्फाबेट, नंबर्स और स्पेशल सिंबल्स जब इसको हम कंबाइन करते हैं तो ये हमारे कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड बन जाते हैं। ध्यान रखिएगा, अल्फाबेट नंबर, अल्फाबेट ए टू जेड, नंबर 0 to 9, स्पेशल सिंबल्स जो सी में अलाउड है, इनको हम जोड़ेंगे तो या तो ये कांस्टेंट बनेंगे या वेरिएबल बनेंगे या कीवर्ड्स बनेंगे। अब कांस्टेंट और वेरिएबल क्या है सी में? कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट का मतलब ये आप कहते हैं ना कि ये जो ग्रोथ है कांस्टेंट है 7.2%, या जीडीपी बोलिए कांस्टेंट है 3.5 या 7%। तो आपने कांस्टेंट कहा, इसका मतलब वो चेंज नहीं हो रही, ये तो मतलब हुआ उसका। तो कांस्टेंट मतलब एक ऐसी एंटिटी जो चेंज नहीं हो रही। और एक वेरिएबल का मतलब आता है वेरी से, वेरी से आए। वेरिएबल का मतलब ये है कि एक ऐसी एंटिटी जो चेंज हो रही है। तो कोई भी प्रोग्राम में हम बेसिकली प्रोग्राम क्यों लिखते हैं कि हम कुछ चीजों को ऑटोमेट करना चाहते हैं, यानी कि हम कुछ A+B देना चाहते हैं और C रिजल्ट चाहते हैं, ये तो करना चाहते हैं। तो हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें, और ये कैलकुलेशन कहाँ स्टोर हो जाएंगे? कंप्यूटर की मेमोरी में। जैसे हमारे दिमाग में क्या होता है, बहुत सारे सेल्स हैं और हम कोई भी चीज देखते हैं या हमको कोई 2+3 कहेगा तो हम सोचते हैं 2+3 5, हमारे मेमोरी सेल्स में जाता है और फिर उसको हम रिकॉल करते हैं। जैसे हमने अगर टेबल याद है तो हमने याद कर लिया, अब टेबल याद करेंगे तो उसको हम याद कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। अब क्योंकि ये लोकेशन में स्टोर्ड है अलग अलग जगह पे, तो वो जो जहां स्टोर्ड होगी ना कंप्यूटर मेमोरी में, उसे हम कहेंगे वेरिएबल का नाम, वेरिएबल नेम होंगे। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको और समझ पाएंगे इससे। अगर हमने 3 स्टोर किया, जैसे हमने ये 3 स्टोर किया एक मेमोरी लोकेशन में और हमने इसका नाम दिया x, ये मेमोरी लोकेशन है, इसमें हम 3 स्टोर कर रहे हैं और इस मेमोरी लोकेशन का नाम दे रहे हैं x। अगर हम 5 दे रहे हैं, इसी सेम मेमोरी में हम 3 की जगह हमने 5 दे दिया, यहाँ 5 दे दिया, सेम मेमोरी लोकेशन ने 5 रख दिया, तो इसका मतलब 5 ने 3 को ओवरराइड कर दिया, क्योंकि मेमोरी लोकेशन एक बार में एक ही चीज रख सकती है। ये आपको मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो लोकेशन है जिसका नाम x है, ये अलग अलग वैल्यू रख सकती है, इसीलिए x वेरिएबल है। x वेरिएबल क्यों है? क्योंकि x अलग अलग वैल्यू रखने में केपेबल है। आप 3 रख सकते हैं, 5 रखते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि ऐसी कोई वैल्यू है जो चेंज नहीं कर सकते आप, अगर आपने x = 3 दिया हुआ है और आप 5 रखने की कोशिश करेंगे तो ये एरर दे देगा या प्रॉब्लम दे देगा। आप x = 3 में 5 नहीं रख सकते, x में 5 नहीं रख सकते, तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट्स क्या क्या होते हैं? टाइप ऑफ सी कांस्टेंट्स। कांस्टेंट क्या क्या होंगे? तो सी के जो कांस्टेंट है उनको 2 भाग में डिवाइड किया है। मेजर कैटेगरीज इसकी है, एक है आपका प्राइमरी कांस्टेंट, एक है आपका सेकेंडरी कांस्टेंट। उसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे, कैसे देखिएगा। सी के कांस्टेंट प्राइमरी कांस्टेंट है, सेकेंडरी कांस्टेंट है। जो प्राइमरी कांस्टेंट है उसमें इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले। सेकेंडरी कांस्टेंट का मतलब ये है कि एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, इन्यूमरेशन कहते हैं। और भी है क्योंकि जगह इसमें अभी ये है और डिस्कशन चल रहा है बहुत शॉर्ट में। तो ये प्राइमरी कांस्टेंट है, सेकेंडरी कांस्टेंट हो गए। तो कांस्टेंट आप समझ गए क्या होते हैं। किसी भी स्टेज पे हम प्राइमरी कांस्टेंट जब अपने डिस्कशन करेंगे, तो क्योंकि जब हम एरे वगैरह पे आएंगे तो वो अपने आप में एक डेटा स्ट्रक्चर की तरह काम करते हैं। अब क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम अपना डिस्कशन जब करेंगे तो कांस्टेंट में इंटीजर, रियल और कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। अब अगर इनको आपको बनाना है तो कुछ रूल्स है, कांस्टेंट बनाने के कुछ रूल्स है। तो इंटीजर कांस्टेंट बनाने के क्या रूल है? एक इंटीजर कांस्टेंट में कम से कम 1 डिजिट होना चाहिए, कम से कम 1 डिजिट होना चाहिए। इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं हो। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, अगर डेसिमल पॉइंट होगा तो ये रियल पे चला जाए। इंटीजर बनाने के लिए हम इसमें केवल और केवल कौन से वैल्यूज देंगे? नंबर्स होंगे जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होगा। अब इंटीजर है तो इंटीजर तो नंबर लाइन के इधर भी जाता है, 0 के इधर भी जाता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर कोई भी साइन इंटीजर कांस्टेंट के आगे नहीं है, जैसे आपने 2 दिया, बोला कि मैंने इंटीजर कांस्टेंट बनाया, इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो आप मान लीजिए कि इसके आगे प्लस है। इंटीजर कांस्टेंट जैसे 23 लिया हुआ है, अब
2,3 लिख दिया तो ये नहीं बनेगा, कोई भी कॉमा ब्लैंक कोई भी चीज अलाउड नहीं है इंटीजर कांस्टेंट। अब इंटीजर कांस्टेंट की रेंज है, अब ये थोड़ा सा एक मुद्दा है, अभी फिलहाल मैं इसको बताता हूं, लेकिन इस पे भी डिस्कशन करूंगा। अभी फिलहाल ये मान के चलिए कि इंटीजर का ये रेंज है, अभी कैसे रेंज डिसाइड होती है इसके बारे में बात करेंगे, ये रेंज कहां से आई। अगर जो रेंज है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा सा एक डिस्कशन का अपने आप में मुद्दा है, क्योंकि जो इंटीजर कांस्टेंट है ये पूरी तरह डिपेंड करता है कंपाइलर। अगर 16 बिट कंपाइलर है, जैसे आपका टर्बो सी प्लस प्लस है, तो रेंज आपका ये कहां से आया, 2 की घात 16 दीजिए आप, 2 की घात 16 की 2 की पावर 16, इसकी जो भी वैल्यू होगी उसको आप आधा आधा डिवाइड कर दीजिए, नेगेटिव में और पॉजिटिव में जो भी वैल्यू आएगी, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे ना, मतलब 32768 इंटू 2 करेंगे तो यही आएगा। अगर आप 32 बिट कंपाइलर की बात कर रहे हैं तो 2 की घात 32 हो जाएगा, ये रेंज हो जाएगा। तो 16 बिट और 32 बिट कंपाइलर, इसका मतलब ये है कि आपका जो कंपाइलर है वो जो वर्ड है उसके वर्ड लेंथ है वो कितना है, यानी कितना रेंज है इंटीजर कांस्टेंट का, ये हम और भी आगे देखेंगे। जैसे मैंने कहा आगे हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम एक काम करते हैं कि इसको 16 बिट कंपाइलर मान के चलते हैं। अभी हमारे पास रेंज है, लेकिन ये वेरी करेगी डिपेंडिंग अपॉन द कंपाइलर। तो देखिए 426 प्लस 782 माइनस 8000 और माइनस 76405, ये जो सारे हैं ये आपके प्रॉपर इंटीजर कांस्टेंट। अब रियल कांस्टेंट के लिए क्या रूल है, अगर आपको रियल कांस्टेंट बनाने हैं, जैसे ये आपके रियल कांस्टेंट दिख रहे हैं आपको, रियल कांस्टेंट की क्या रूल है, रियल कांस्टेंट को हम फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो रियल कांस्टेंट है, इसको दो फॉर्म में लिख सकते हैं, एक फ्रैक्शनल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। कुछ रूल्स है जब भी आप रियल कांस्टेंट बनाएंगे, खासतौर पे जब आप उसे फ्रैक्शनल फॉर्म में बनाएंगे तो उसके कुछ रूल्स है। जैसे इंटीजर कांस्टेंट था, इसमें भी आपको कम से कम एक डिजिट तो चाहिए। अब इसमें डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। अगर डेसिमल पॉइंट आ गया इसका मतलब ये रियल कांस्टेंट हो गया। रियल मतलब रियल नंबर के बारे में बात हो रही है, रियल इसलिए कह रहे हैं, जो आपने मैथमेटिक्स में रियल नंबर्स पढ़े होंगे ना उसके बारे में बात। अब जैसे इंटीजर है वैसे ये भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। डिफॉल्ट साइन कुछ भी ना हो तो पॉजिटिव मान लीजिए। कॉमा और ब्लैंक बिल्कुल अलाउड नहीं है रियल कांस्टेंट में। ये आपके रियल कांस्टेंट्स है। एग्जांपल है उसका। जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, मैंने आपको कहा दो फॉर्म होते हैं, एक फ्रैक्शनल फॉर्म और एक होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये तब हम यूज करते हैं जब कांस्टेंट आपका बहुत बड़ा हो या बहुत छोटा, बहुत ही छोटा हो, बहुत मिनिस्क्यूल है और बहुत बड़ा। लेकिन ये कोई भी तरीके से जैसे रियल कांस्टेंट बनते हैं उसको कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, वो वैसे ही काम करेगा जैसे ये नॉर्मल जो आपने चार देखे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म रिप्रेजेंटेशन में हम ई यूज करते हैं। ई तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं एक्सपोनेंशियल को। इसमें क्या होता है कि ई के पहले ई के बाद, तो जो ई के पहले आएगा उसे हम कहेंगे मैंटिसा, और जो ई के बाद आएगा उसे हम कहेंगे एक्सपोनेंट। ई के पहले मैंटिसा, इसके बाद एक्सपोनेंट। तो जो रूल्स हैं, अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाना चाहें रियल कांस्टेंट को, तो जैसे मैंने कहा ई के पहले आपका ये, जैसे ये है, ये मैंटिसा है, ये आपका एक्सपोनेंट है। तो ई के पहले ये मैंटिसा हो गया, ये आपका एक्सपोनेंट हो गया। तो मैंटिसा पार्ट और जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है, इसको हम लेटर किससे रिप्लेस वो करेंगे, सेपरेट, ये ई से करेंगे एक्सपोनेंशियल ई के लिए। जो मैंटिसा पार्ट है इसमें नेगेटिव भी हो सकता है साइन, पॉजिटिव भी हो सकता है, और जो डिफॉल्ट साइन इसका पॉजिटिव साइन है, यानी कुछ भी ना हो तो पॉजिटिव मान लीजिए। जो एक्सपोनेंशियल है ये ई है, इसमें कम से कम एक डिजिट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, एक डिजिट। वो पॉजिटिव भी हो सकता है तो नेगेटिव भी हो सकता है। डिफॉल्ट साइन इसका पॉजिटिव। जो रेंज है रियल कांस्टेंट का, अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाएं तो ये आता है -3.4 e to the power 38 टू 3.4 e to the power 38। ये e कुछ नहीं है, 10 की घात 10 की पावर 38 की बात हो रही है। आप सोचिए कि अगर आप लिखने चले कहीं कॉपी पेन लेके -3.4 इंटू 10 की पावर 38, तो कितना समय लगेगा, बहुत बार लिखना पड़ेगा। वैसे ये सारे जो आप देख रहे हैं ये सारे आपके वैलिड है। क्यों, ई से सेपरेटेड है, ये मैंटिसा है और ये आपका एक्सपोनेंट है। अब कैरेक्टर कांस्टेंट्स आपको बनाने हैं, उसके लिए क्या रूल्स है। सी में अगर आप कैरेक्टर कांस्टेंट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या रूल है। तो जो कैरेक्टर कांस्टेंट है वो एक सिंगल अल्फाबेट होता है, सिंगल डिजिट हो सकता है, या सिंबल, आपके जो सिंबल्स होते हैं सी में अलाउड है वो है, लेकिन उसके ऊपर एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होगा। कॉमा क्या होगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। और जो इन्वर्टेड कॉमा होंगे वो आपके लेफ्ट में होंगे, इस तरीके से। दे शुड पॉइंट इन दी लेफ्ट, ध्यान रखिएगा, इस तरीके से, क्योंकि ये वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट है, ये नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब आप IDE पे इसकी प्रोग्रामिंग देखेंगे, या जब मैं इसके प्रोग्राम्स आपको बताऊंगा प्रॉपर, जब इसका हम एग्जीक्यूशन करेंगे, तो यहाँ पर ये ऐसे लेंगे, इसको इस तरीके से नहीं लेंगे, ऐसा और ऐसा नहीं लेंगे। जो मैक्सिमम लेंथ है कैरेक्टर की वो 1 है, 1 है। कैरेक्टर का मतलब ही 1, राइट। तो ए देखिए सिंगल में है, ये आपका L हो सकता है, I हो सकता है, 5 है, ये आपका सिंबल है, ये नंबर है, ये अल्फाबेट है। कौन कौन से टाइप के सी वेरिएबल्स होते हैं। अब जो चीज वेरी होती है, या एंटिटी जो वेरी हो रही है या चेंज करेगी, या वैल्यू उसकी चेंज हो सकती है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो वो वेरिएबल है क्या, वो बेसिकली मेमोरी का नाम है। ये जो लोकेशन हो सकते हैं उसमें इंटीजर भी हो सकता है, उसमें रियल भी हो सकता है, उसमें कैरेक्टर भी हो सकता है। अब ये पूरी तरीके से लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कि कितने टाइप का वेरिएबल वो हैंडल करती है। क्योंकि
कई प्रोग्रामिंग ऐसे लैंग्वेज है जिसमें जो एक टाइप है वेरिएबल का वो एक से ज्यादा रख सकता है चीजें, ओनली द सेम टाइप ऑफ कांस्टेंट, या एक से ज्यादा रख सकता है, एक से कम रख सकता है। जैसे इंटीजर वेरिएबल, इसमें केवल इंटीजर कांस्टेंट रख सकते हैं। रियल वेरिएबल में आप केवल रियल कांस्टेंट रख सकते हैं। कैरेक्टर वेरिएबल में यहां पर सी में आप केवल कैरेक्टर कांस्टेंट रख सकते हैं। तो रूल्स क्या है, अगर हम अलग अलग कांस्टेंट बनाने चाहें फॉर कंस्ट्रक्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स, ये बिल्कुल अलग अलग रूल है, लेकिन जो वेरिएबल नाम बनाने के तरीके हैं वो बिल्कुल सेम है। वेरिएबल का नाम जो है वो बिल्कुल सेम है। मैं आपको इसके रूल्स बताता हूं। अगर वेरिएबल का नाम लिखना है तो 1 से लेकर 31 जितने भी अल्फाबेट हो, डिजिट हो या अंडरस्कोर हो, ध्यान रखिएगा, अल्फाबेट A to Z जितने हो गए A to Z, उसके बाद डिजिट 0 से 9, उसके बाद अंडरस्कोर, बस इतना ही लेना। कुछ कंपाइलर ऐसे इस लेंथ तक भी देते हैं आपको कि आप 247 कैरेक्टर्स लिख सके, यानी कि जब आप कोई नाम लिखेंगे तो वो आप कह रहे हैं कि 1 से 31 तक जाना है, लेकिन कई आपको 247 तक भी ले जाते हैं। और इसीलिए बेटर ये रहेगा, क्योंकि हम सीख रहे हैं तो बेटर ये रहेगा कि 31 कैरेक्टर तक आप दे दें ताकि सेफ रहे। इतना बड़ा नाम ना बना ले कि वो कोई टाइपिंग एफर्ट भी आपका एक्स्ट्रा लगे और कुछ प्रॉब्लम भी हो कंपाइलर बेस्ड। जो पहला कैरेक्टर है, अब ध्यान रखिएगा, अब वेरिएबल का नाम जो होगा उसका जो पहला कैरेक्टर है, फर्स्ट कैरेक्टर, ये या तो अल्फाबेट होगा A to Z या स्मॉल A to Z या फिर अंडरस्कोर होगा, इसके अलावा कुछ नहीं, या अंडरस्कोर या अल्फाबेट। वेरिएबल नाम के बीच में कोई भी कॉमा या ब्लैंक नहीं आएगा, कोई भी कॉमा या ब्लैंक नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। और जो स्पेशल सिंबल है केवल अंडरस्कोर है, इसके अलावा आप कुछ भी यूज नहीं कर सकते। स्पेशल में केवल अंडरस्कोर और कुछ भी नहीं, ध्यान रखिएगा, एक ही होता है इसमें, और कोई जितने भी आपने सिंबल्स देखे उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो अगर SI अंडरस्कोर INT लिखेंगे, आप समझ पा रहे हैं इसमें कि सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। M अंडरस्कोर HRA लिखेंगे तो हाउस रेंट अलाउंस की बात हो रही है। पॉप E89 ये आपको क्लियर बता रहा है कि क्या चीज आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, लेकिन इसमें कहीं भी आप देखिए, या तो कहीं भी नंबर से शुरू नहीं हुआ, हमेशा अल्फाबेट से शुरू हुआ। जो भी प्राइमरी या सेकेंडरी आप वेरिएबल बनाएंगे उन सब के लिए रूल सेम रहेंगे। तो कैसे पता चलेगा सी को कि अलग अलग वेरिएबल कौन से हैं? अब सवाल ये आ गया कि वेरिएबल तो आपने बना दिए, लेकिन सी कैसे पता करेगी कौन सा वेरिएबल किस टाइप का है, ये क्या है? तो इसके लिए हम डिक्लेरेशन देते हैं, टाइप का डिक्लेरेशन। टाइप डिक्लेरेशन कैसा होता है? जैसे हमने ये वेरिएबल दिया SI, हमने वेरिएबल दिया M अंडरस्कोर HRA, इसके आगे हमने लगाया INT। तो ये वेरिएबल जो है, ये वेरिएबल बेसिकली क्या है? SI एक मेमोरी का नाम है, मेमोरी की जगह का नाम है। यहाँ पर आप SI की वैल्यू लिखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट मान लीजिए मैं लिखता हूँ 7.3, इसकी वैल्यू लिखी हुई है। अब 7.3 मैंने लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि ये इंटीजर है, तो मैं इसको 7 लिखूंगा। आप समझ गए? ये मेमोरी का एरिया है, इसका नाम SI है, इसके अंदर केवल 7 आ सकता है, या कोई इंटीजर वैल्यू आ सकता है। ऐसी फ्लोट है, ऐसी कैरेक्टर। अगर मैं कैरेक्टर लिखूं तो ये जो कोड है ये मुझे एक जगह का नाम बता रहा है जहां पर मैं केवल एक या एक कैरेक्टर रख। तो जो मैक्सिमम हमारी लेंथ है, जैसे हमने कहा कि 31 कैरेक्टर की है, और हम इससे आगे भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि 31 में रहिए। और बहुत सारे हम नाम बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि इसी में शंका होती है लोगों को, नाम मीनिंगफुल होने चाहिए। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट को ये कर दूं XYZ, आज से एक हफ्ते बाद जब प्रोग्राम अपना देखेंगे तो आप ये सोचते रहेंगे कि XYZ मैंने क्या लिखा, लेकिन जैसे SI अंडरस्कोर आप INT देखेंगे, आप समझ जाएंगे कि ये सिंपल इंटरेस्ट की बात हो। जैसे सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको लिखना है तो हमेशा कोशिश करिए कि ये PIRN ROI NOI ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ये नंबर ऑफ ईयर्स हो गया, ये क्लियर बता रहा है कि कौन सी चीज क्या है। अगर आप इसको ABC XYZ लिख देंगे तो बहुत आगे, अभी तो नहीं, जब प्रोग्राम बन रहा होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके आगे आपको दिक्कत है। सी के कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स जैसे तकिया कलाम होता है किसी का, वो बार बार एक चीज बोलता है, अब बोलेंगे ये इसका तकिया कलाम है। ऐसी सी या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ तकिया कलाम या कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो उन्हीं के होते हैं, आप यूज नहीं कर सकते, राइट? उनका कॉपीराइट समझ लीजिए एक तरीके से। तो कीवर्ड्स वो वर्ड होते हैं जो ऑलरेडी सी के कंपाइलर में एक्सप्लेन कर दिया गया, यानी कंप्यूटर को बता दिया गया है कि सी के ये स्पेसिफिक वर्ड, ये कीवर्ड आप यूज नहीं कर सकते। अगर आप इस कीवर्ड को नाम अपना, जैसे इस कीवर्ड को वेरिएबल का नाम बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको कंपाइलर अलाउ नहीं करेगा, राइट? क्योंकि उस तरीके के कीवर्ड को लेके आप बना तो सकते हैं, उसके आगे पीछे कोई जोड़ दीजिए, लेकिन जो मिक्सअप होगा वो आपको दिक्कत करेगा। तो हमेशा जो कीवर्ड है उसको अलग रखिए, क्योंकि कीवर्ड स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो कंपाइलर उसको समझ के कुछ करता है, और आपके वर्ड जो होते हैं वो कुछ और। तो रिजर्व वर्ड होते हैं ये कीवर्ड के, इसको हम कीवर्ड्स को रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। 32 कीवर्ड अवेलेबल है सी में। आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ ये कौन से कीवर्ड है, कुछ इसमें से आप देख लीजिए कीवर्ड है, और इसके बारे में एक ये सारे कीवर्ड्स हम प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं। वो जहां करेंगे मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। जितने भी आपके कंपाइलर वेंडर है, कोई भी प्रोग्राम जो भी आपका, जब आप सी या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो उसका एक कंपाइलर होता है जो उस आपके प्रोग्राम को पढ़ेगा और उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, बोरलैंड है, ऐसे बहुत सारे हैं। जो कंपाइलर वेंडर्स हैं वो अपने कीवर्ड्स और भी दे सकते हैं। जैसे
मैं आपको एग्जांपल देता हूं, नियर फार ASM, ये भी हो सकते हैं असेंबलर के लिए, नियर फार ऐसे भी हो सकते हैं। लेकिन जो एनसी है, एनसी कमिटी, क्योंकि हम बोलते हैं क्या है, सी एनसीसी, हम एनसीसी पढ़ रहे हैं, तो सी एक एनसी ने जो दी हुई है, जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड उन्होंने बनाया हुआ है, वो इसके लिए हम ये एनसीसी ने कहा है कि जो भी आप ऐसे यूज करें स्पेसिफिक कीवर्ड, उसके आगे आप 2 अंडरस्कोर लगाएं, राइट। आप उसको देखेंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। अब जो पहला सी प्रोग्राम है उसको हम लिखेंगे। अब हमारे पास जानकारी है वेरिएबल की, कांस्टेंट की, कीवर्ड्स की। अब जो अगला है वो जो भी प्रोग्राम हम अगर सामने देखें तब हम ज्यादा बेहतर रूप से समझ पाएंगे। तो पहले एक काम करते हैं, सी का एक प्रोग्राम लिखते हैं, और इससे पहले कि हम सी का प्रोग्राम प्रॉपर लिखें, हम कुछ रूल्स देख लेते हैं। पहला तो यह है कि हर एक इंस्ट्रक्शन सी प्रोग्राम का वो एक सेपरेट इंस्ट्रक्शन होता है, यानी कि सेपरेट स्टेटमेंट इस तरीके से लिखेंगे, और इसका मतलब कई सारे हमारे स्टेटमेंट होंगे एक सी प्रोग्राम में। दूसरा यह है कि हर एक जो स्टेटमेंट है उसका एक ऑर्डर है, यानी कि एक लॉजिकल ऑर्डर है, उसको हम यूज करेंगे। ब्लैंक स्पेस हम यूज करेंगे 2 वर्ड के बीच में, ताकि रीडेबिलिटी इसकी बढ़ जाए। और हम कोई ब्लैंक या खाली स्पेस नहीं रखेंगे अगर हम वेरिएबल, कांस्टेंट या कीवर्ड का नाम दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये नहीं रखते। उसके अलावा जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो हम स्मॉल केस लेटर्स में रखेंगे। और पोजीशन के लिए सी कोई स्पेसिफिक रूल तो नहीं देता है, लेकिन एक फ्री फॉर्म लैंग्वेज की तरह इसको लिखेंगे। हर एक जो सी स्टेटमेंट है वो एंड होगा सेमीकोलन से, ध्यान रखिएगा हर एक, क्योंकि कंपाइलर इसी से समझेगा कि मैं यहां से शुरू करूं, एक सेमीकोलन से दूसरे सेमीकोलन के बीच में जो चीजें लिखी होगी उसको वो एक इंस्ट्रक्शन समझेगा, यानी कि वो एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर, खत्म होने का काम करेगा। अब प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर आपका मेन है int p, n, float r, si, यानी कि हमने क्या किया, ये सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम है, और इसमें हमने किया कि कुछ चीजें डाली हैं, इंट में दिया, फ्लोट में दिया, और मैं आपको सब बताऊंगा जब मैं प्रोग्राम लिखूंगा। और सिंपल इंटरेस्ट निकाला और यहाँ पर इसको शो कर दिया। कुछ इस तरीके का प्रोग्राम है ये। अब कुछ टिप्स है इसमें। सबसे पहले तो ये है कि कमेंट जो है सी में उस तरीके से दिया जाता है, यू अगर इस तरीके से, पहले आप स्लैश देंगे, स्टार देंगे, और स्टार स्लैश से बंद करेंगे। तो पहले 2 स्टेटमेंट है। अब अगर अब ये प्रोग्राम अपने ध्यान से देखा, क्योंकि मैं इसे लिखूंगा अभी, तो ये हमारे कमेंट्स की तरह आते हैं। और कमेंट्स कोई नेसेसरी तो है नहीं, कोई जरूरत है नहीं इसकी, लेकिन इतनी ज्यादा जरूरत है इसकी, जब आप एक्चुअल प्रोग्रामर बनेंगे तो आप देखेंगे कि कमेंट सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। बल्कि मैं कहूं कि इसको आप एक तरीके से इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन की तरह समझिए। आपका इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन है जो आपके लिए, आपके आगे जिनको प्रोग्राम देखना है ये वाला, उन सब के लिए बेहतरीन रहेगा ये। और कितने भी हम कमेंट्स कहीं भी डाल सकते हैं, जैसे ये यहाँ पर डाला हुआ है, कितने भी कमेंट्स आप यहाँ डाल सकते हैं बताने के लिए। बहुत ज्यादा कमेंट भी ना डालें, ताकि कमेंट से ना भर जाए, हमारे स्टेटमेंट पे भी ध्यान देना है। और होता यह है कि हम जानते नहीं कि ये लाइन क्या कर रही है। कभी कभी जब ये लाइन है PNR, अगर कोई पहली बार देखेगा तो समझ में नहीं आएगा, PNR ये क्या कोई रेलवे का PNR नंबर है, क्या कर रहा है ये। तो खास तौर पे ऐसी जगह पे आप कमेंट जरूर दीजिए। इसलिए मैं फिर से बताता हूं कि चाहे छोटा आपका सॉफ्टवेयर हो, छोटा प्रोग्राम हो, ये बड़ा प्रोग्राम हो, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जितने कमेंट्स लिख सके एक्सप्लेन करने के लिए, वो जरूर लिखें। ओके, जो नॉर्मल लैंग्वेज है, वो टेक्स्ट जो हम इसके अंदर लिख रहे हैं, वो हम लिख सकते हैं किसके अंदर, यहाँ इस तरीके का। यहाँ से स्लैश स्टार शुरू करेंगे, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, फिर स्टार करके बंद करेंगे। इसके अंदर जो भी चीज होगी वो केवल आपके एज ए प्रोग्रामर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए होगी। बाकी इसको कंपाइलर इसको वैसे इग्नोर कर देता है, इसको कंपाइलर देखता भी नहीं, देखता है यानी कि उसको इग्नोर कर देता है। तो कमेंट को नेस्ट मत करें, एक के अंदर एक ना दें, क्योंकि ये दिक्कतें आएंगी। ये जो चीज है कहाँ बंद हो रही है, क्या खत्म हो रही है, ये आपको थोड़ा सा, ये चीज इनवैलिड है, कमेंट के अंदर कमेंट डालेंगे तो इनवैलिड हो जाए। और इस तरीके से ये मल्टी लाइन कमेंट होता है। अगर आप, क्योंकि आजकल जो कंपाइलर है वो C++ दोनों के कंपैटिबल है, तो अगर आप इस तरीके से सिंगल लाइन देना चाहें तो डबल स्लैश लगा दीजिए, फॉरवर्ड स्लैश है, डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा दीजिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। लेकिन बात ये है, मसला ये है कि अगर आप एक से ज्यादा लाइनें लिखना चाहते हैं तो ये यहाँ पर लिख सकते हैं। इसे मल्टी लाइन कमेंट भी कहते हैं, मल्टी लाइन कमेंट। तो मेन आपका शुरुआत करते हैं। मेन जो है आपका, जैसे आपका घर है, ये घर का एक मेन गेट होता है, बस इस तरीके से मेन समझ लीजिए कि कंपाइलर जब एंटर करता है या कंपाइलर समझता है तो वो सबसे पहले मेन को ढूंढता है, मेन के अंदर जाता है, मेन के इस यहाँ से शुरू होके वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। इसके अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पर आपकी चलेंगी। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी यहाँ पर आपके स्टेटमेंट्स होंगे वो जो मेन के अंदर लिखे होंगे वही एग्जीक्यूट होंगे। अगर फंक्शन वगैरह कुछ बाहर है तो बाहर लिखे हैं तो वो इस स्टेटमेंट से के ही साथ
लिंक किए जाएंगे। यहाँ फंक्शन होगा, यहाँ पर फंक्शन की बॉडी होगी, इस तरीके से दिया जाएगा। ये वो मैं आगे बताऊंगा। बेसिकली मेन जो है वो आपका एक फंक्शन ही है। जिस भी नाम के आगे ऐसे राउंड ब्रैकेट आप देखें उसको आप मान लीजिए कि पैरेंथेसिस जिसके आगे है, इसको पैरेंथेसिस कहते हैं। इसका मतलब ये आपका फंक्शन है। इसको भी हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। फंक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और जो वेरिएबल है उनको हम प्रोग्राम में यूज करने से पहले डिक्लेयर करेंगे। तो जहां पर इंट है, यहाँ पर जैसे अभी ये प्रोग्राम जब मैं लिखूंगा तो आप देखेंगे कि ये प्रिंसिपल है या एन है, नंबर ऑफ ईयर्स है, या फिर आर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, या सिंपल इंटरेस्ट है, रेट है। तो ये सारी चीजें हम पहले ही बताएंगे। सी में जरूरी ये है कि आप पहले बताएं, तभी, वरना कंपाइलर एरर देगा। अगर आप डायरेक्ट यूज करेंगे या फिर कहीं और जगह करेंगे तो उसको सबसे पहले आपको इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा प्रोग्राम से पहले। और हर एक प्रोग्राम जो है वो, जैसे मैंने कहा, वो सेमीकोलन से एंड होगा। सारे लाइनें सेमीकोलन से एंड होंगी। ये स्टेटमेंट आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें जो इनटू है या ये आपका ये स्लैश है, ये सारे के सारे ऑपरेटर्स हैं। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है। इनटू जो मल्टीप्लिकेशन का काम कर रहा है, डिवीजन, ये जो फॉरवर्ड स्लैश है उसको हम कहते हैं कि ये डिवाइड कर रहा है। ये सारे आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। तो बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं सी में। और जो एक्सपोनेंशियल के लिए थोड़ा सा एक नहीं यहाँ पर इंतजाम है, लेकिन मैं इसका भी तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको एक्सपोनेंशियल कर सकते हैं। अच्छा, एक बार इस प्रोग्राम को आप देखें सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर आपने निकाल लिया, देखिए सिंपल इंटरेस्ट निकालने का भी मैं तरीका बता दूंगा आपको, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट अगर आपने निकाला या कोई भी वैल्यू निकाली तो उसको आपको दिखाना पड़ेगा, यूजर को दिखाना पड़ेगा। यूजर को कैसे दिखाएंगे? क्योंकि स्क्रीन पे दिखाने के लिए तो हमारे पास, हम स्क्रीन को कंसोल बोलते हैं और जो इनपुट लेते हैं उसको भी कंसोल बोलते हैं। तो हम जब उसको आउटपुट करेंगे या आपको दिखाएंगे तो उसके लिए प्रिंटएफ होता है। प्रिंटएफ से फंक्शन हो सकता है। तो ये रेडीमेड फंक्शन है, आपको ऑलरेडी दिए हैं, जो stdio.h, जो हम एक लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड करेंगे सबसे ऊपर आपके सी प्रोग्राम के ऊपर, वो जो stdio.h है उसमें इसका फंक्शन लिखा हुआ है। इसका मतलब फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये क्या करने वाला है ये वहां पर दिया हुआ है। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेट क्या होता है प्रिंट का मैं बता देता हूँ। प्रिंट का फॉर्मेट ये होता है कि सबसे पहले एक फॉर्मेट स्ट्रिंग होगी, यहाँ अलग अलग वेरिएबल होगी। वेरिएबल यानी कि अगर मान लीजिए कोई रियल वैल्यू फंक्शन है तो इसके अंदर, जैसे मैंने यहाँ का प्रिंट, और मुझे यहाँ रियल वैल्यूड फंक्शन मान लीजिए x करना है, तो मैं ये डबल क्वोट्स के अंदर x के सापेक्ष में लिखूंगा %f। अगर मैं यहाँ पर कॉमा लगा के, यहाँ भी कॉमा, मैं कोई इंटीजर वैल्यू जैसे i है वो प्रिंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे %d दूं, मतलब इंटीजर के लिए %d, रियल के लिए %f, और कैरेक्टर देना है, केवल एक कैरेक्टर देना है तो मैं %c कर दूंगा उसके लिए। ये भी आप समझेंगे, मैं आपको प्रोग्राम में भी समझाऊंगा। तो ये बेसिकली %f, %d, %c, ये आपके फॉर्मेट स्ट्रिंग है। ये आपको बता रहे हैं कि जो भी वेरिएबल इसके आगे है वो आपका फ्लोट है, आपको फ्लोट की तरह दिखाना है, फ्लोट की तरह प्रोसेस करना है। और ये जो एग्जांपल है अलग अलग आपके printf के हैं। जैसे आपने %f किया, सिंपल इंटरेस्ट %f डबल, पहले आप printf लिखेंगे या पैरेंथेसिस शुरू करेंगे, %f लिखेंगे। ये %f रिलेटेड है SI से। अगर एक से ज्यादा लिखने चाहते हैं PN, R, SI, तो सबके डेटा टाइप जो होंगे, डेटा टाइप यानी कि वो उनका जो डेटा रिप्रेजेंटेशन है जो सिस्टम समझेगा वो कैसा होगा। तो P जो है वो %d है यानी इंटीजर है, N इंटीजर है, तो यहाँ पर उस हिसाब से लिखना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट अगर आप कंटेंट भी लिखना चाहते हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹% लिख दी, तो ऐसा ही इसकी जगह आएगा। जहां भी %f दिखेगा उसकी जगह ये रिप्लेस होगा। जैसे यहाँ पर आपने प्रिंट लिखा है, रेट लिखा है, ये P जो है यहाँ जाके रिप्लेस हो जाएगा, R यहाँ जाके रिप्लेस हो जाएगा। इसी तरीके से जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से आएगा। आउटपुट दिखाने का तरीका ये है कि आपने जो /n लगाया है, ये /n आपको न्यू लाइन पे ले जाएगा। अगर आप /n नहीं लगाते तो रेट इसी के आगे आ जाए। /n का मतलब होता है न्यू लाइन करेक्ट। ये वैसे ब्लैंक स्पेस है, और ऐसे ही आपका /t होता है टैब के लिए। तो ये /n आपका न्यू लाइन कैरेक्टर है। ये आपको, इसको हम एस्केप सीक्वेंस भी कहते हैं। सी में हम /n को और /n /t सब देखेंगे, बिना व्हाइट स्पेस कैसे कहते हैं, क्योंकि हमको फॉर्मेटिंग दिखानी होती है। फॉर्मेटिंग मतलब फॉर्मेटिंग ही तो है। अगर ये एक लाइन में दिखाते हैं तो फॉर्मेटिंग है, दूसरी लाइन में दिखाते हैं तो फॉर्मेटिंग है, इसके बीच में कुछ और लाइनें अगर आप ब्लैंक लाइन दिखाना चाहते हैं तो भी आपको ये /n /t इस तरीके से यूज करना पड़ेगा। अब printf ये केवल वेरिएबल प्रिंट नहीं कर सकता है, ये आपका एक्सप्रेशन भी प्रिंट कर सकता है। एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि मैंने जैसे कहा था यहाँ पर कोई एक वेरिएबल लिख दीजिए तो प्रिंट हो जाएगा। इसके अलावा जैसे देखिए यहाँ इस printf में %d 3, तो ये जब 3 प्रिंट होगा इसकी जगह प्रिंट हो जाएगा। लेकिन 3+2 में ये %d कैसे इक्वेट करेगा अपने आप। तो 3+2 पहले 3+2 5 बनेगा, एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद इस जगह पे 5 आएगा। इसी तरीके से c की वैल्यू यहाँ आएगी, और ये पूरा ABCD की जो भी वैल्यू होगी ये पूरा एग्जीक्यूट होगा। यानी सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका एक सीक्वेंस। सबसे पहले इनटू होता है, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे होता है। तो B इंटू C पहले होगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो A से ऐड होगा, फिर D से उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पर आएगी। अब कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन ये मैं आपको प्रॉपर IDE में बताऊंगा कि कैसे उसको करते हैं।
आपको क्या करना पड़ता है जब ये प्रोग्राम आप लिखते हैं, तो अभी ये केवल इंस्ट्रक्शंस है। अब आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा अभी कंपाइलर को पता नहीं है। या एडिटर होता है, एडिटर जैसे आपका नोटपैड प्लस प्लस है, जैसे आपका नोटपैड है, वर्ड है, ये सारे एडिटर होते हैं। तो जो आईडीज है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो मैं आपको किसी भी जैसे कोड ब्लॉक में हम करने वाले हैं, तो उस कोड ब्लॉक्स में एक एडिटर होगा। उस एडिटर को मैं आपको दिखाऊंगा और उसमें हम चीजें एडिट कर सकते हैं, यानी कि जैसे हम नॉर्मल कीबोर्ड से एंटर करते हैं, इंसर्ट करते हैं, वो सब कर पाएंगे। लेकिन अब जो ये प्रोग्राम आपने लिखा है एडिटर में, अब इसको कन्वर्ट होना मशीन लैंग्वेज में 0101, यानी कि आपने यहाँ प्रिंट लिखा हुआ है, तो प्रिंट को जाना है 011 में कन्वर्ट हो रहा है। ये 0110 में कन्वर्ट होने का काम जो है वो काम कौन करेगा? कंपाइलर करेगा। तो कंपाइलर आपको एक आईडी देता है, जैसे कोड ब्लॉक में हमारे पास बैकग्राउंड में जीसीसी कंपाइलर है, कंपाइलर के ऊपर हम आईडी पे काम कर रहे हैं, आईडी पे हम लिख रहे हैं, बैकग्राउंड में जीसीसी जीएनयू जीसीसी कंपाइलर काम करेगा। कंपाइलर का काम बस ये है कि आपके इंस्ट्रक्शंस को लेने वाला है वो, और आपके इंस्ट्रक्शन को लेके उसको वो मशीन कोड में चेंज करेगा। मशीन कोड में चेंज करते ही वो जो आपका कंप्यूटर है या सिस्टम है या सीपीयू है, वो उसे समझ जाएगा कि 01 का मतलब मुझे क्या करना है। आपने a+b दिया हुआ है, तो a+b का मशीन इक्विवेलेंट चेंज होगा, कंपाइलर करेगा और ये a+b आपको ऐड करके दे देगा। तो बहुत सारे आईडीज हैं यहाँ पर, एक मैं कुछ का नाम ना लूं क्योंकि बहुत सारे हैं। टर्बो है, टर्बो C++, माइक्रोसॉफ्ट सी का कंपाइलर है, विजुअल C++ है, बोर्डलैंड C++ है, और भी आपके जीसीसी कंपाइलर हैं लिनक्स में जो काम करते हैं। जो टर्बो C++ है, माइक्रोसॉफ्ट C++ है, और जो बोर्डलैंड C++ है, ये आपके पास सी, इसमें आप कंपाइलर आपको ऑलरेडी मिलता है, क्योंकि आजकल ऐसे आईडीज आ गए जिसमें आप फोर्ट्रान चला सकते हैं, आप उसमें कोबोल चला सकते हैं, उसमें आप C# चला सकते हैं, उसमें आप जावा भी चला सकते हैं। एक ही आईडी में सब कुछ चला सकते हैं। अगर आप देखें एक्लिप्स की बात करें या फिर नेटबीन्स की बात करें, तो आप सारे प्रोग्राम चला सकते हैं। विजुअल C++ की बात करें, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो अगर 2018-2016 देखें, तो उसमें बहुत सारी चीजें चला सकते हैं। तो बैकग्राउंड में आपको बस एक कंपाइलर चूज करना पड़ेगा। वो कंपाइलर जैसे नया प्रोग्राम सी बनाएंगे तो अपने आप वो जीसीसी सिलेक्ट करेगा। लेकिन अगर वो नहीं करता है तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना। अब मान लीजिए आपके पास टर्बो C है, टर्बो C++ कंपाइलर है, हमारे पास कोड ब्लॉक्स है, हम कोड ब्लॉक्स की तरह करेंगे। अभी अगर एक मान लीजिए कि आपके पास सिंपल टर्बो C है, टर्बो C++ है, तो आप क्या करेंगे? इस तरीके से C प्रॉम्प्ट में जाएंगे, जो कंपाइलर है tc.exe, वो कहाँ है? जहां भी आप इसको इंस्टॉल करेंगे, ये मैं आपको पाथ नहीं बता रहा हूं आपको, बस आप बिन पे जाना है आपको। जब इंस्टॉल करेंगे तो जो बाइनरी फाइल होगी वो हो, तो आप फाइल सिलेक्ट करेंगे, वहां प्रोग्राम लिखेंगे और उसके बाद सेव कर देंगे प्रोग्राम को F2, जैसे F2 करके सेव करेंगे। .c नाम से उसका एक्सटेंशन होगा। फिर उसके बाद कंट्रोल F9 से आप उसको कंपाइल करेंगे। अगर ये है तो, अगर ये दोनों कंपाइलर हैं तो तब की बात कर रहा हूँ। Alt F5 से आप आउटपुट देखें। अब कंपाइलिंग आपका जो प्रोग्राम है वो आपको, ये जो आपने प्रोग्राम लिखा था .c लिखा था, .c को .exe करने के लिए, यानी कि आपका बेसिकली exe क्या होता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। ये आपका बेसिकली मशीन कोड हो गया। तो जब भी आप प्रोग्राम में कुछ ना कुछ चेंज करेंगे .c में, तो बार बार उसको आपको कंपाइल करना पड़ेगा, बार बार exe बनानी पड़ेगी, क्योंकि नई exe में ही चेंज आएंगे उसको। और एक चीज में ध्यान रखिएगा, अगर आप प्रोग्राम अपना टर्बो C++ कंपाइलर में चला रहे हैं और ये इस तरीके का कोई एरर आया, मैं किसी की भी कह रहा हूँ, किसी भी आईडी में चलाएंगे, तो अगर एरर आता है कि द फंक्शन दिस printf शुड हैव अ प्रोटोटाइप, इसका मतलब ये है कि आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। आप ऑप्शंस में जाएंगे मेन्यू में टर्बो C++ के, और जो आप कोड ब्लॉक्स में करेंगे वहां पर भी यही है, चाहे कोड ब्लॉक करें, पहले सी करें, जिसमें भी आपको कंपाइलर में जाना है, वहां C++ के ऑप्शंस में जाना है। वहां पर आपको जैसे डायलॉग बॉक्स में आप जब आएगा तो CPP ऑलवेज आप, यानी कि आपको C++ कंपाइलर यूज करना है। C++ कंपाइलर अपने आप एक बड़ा वर्जन है C का, वो आपको रन करा के देगा। इसके बाद आप ऑप्शंस में जाएंगे, वहां एनवायरमेंट और एडिटर में जाएंगे। आप ध्यान रखिएगा कि वहां पर आपको देखना है कि वहां पर C हो रादर देन C++, तब आपका ये काम चलेगा। अब इनपुट हमने दे दिया, आउटपुट कैसे निकल के आएगा? आउटपुट इस तरीके से निकल के आता है कि जो भी हमने वहां पर इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, इंस्ट्रक्शन में हमने वैल्यू दी हुई है, उस हिसाब से हमारा रिटर्न जो भी exe चलेगी, exe उस a + b a - b p × r × n को समझेगा, डिवाइडेड बाय 100 को समझेगा और आपको आउटपुट देगा। और जो आउटपुट है वो आपका printf से आ रहा है, इस तरीके से आप, और जो आउटपुट आ रहा है वो आपकी स्क्रीन पे आएगा। आप चाहें तो उसको फाइल में भी सेव कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब फाइल पढ़ेंगे। अब जैसे मैंने कहा PNR, तो ये PNR तो आपको printf देगा, लेकिन आप कहते हैं कि मुझे ना ये PNR आपने जो दे दिया वैल्यू, उसको मुझे यूजर से एंटर कराना। तो जब यूजर एंटर करेगा तो आपको स्कैनफ करना पड़ेगा। तो स्कैनफ यूजर से स्क्रीन में जो भी यूजर एंटर करेगा उसको लेने के लिए है,
और printf जो भी आउटपुट है उसको स्क्रीन पे दिखाने के लिए। जैसे हमने ये किया यहाँ पर pn है rsi जो भी हमने फ्लोट वगैरह दिया, तो यहाँ पर हमने कहा यूजर से कि आप एंटर करिए pnr। जैसे ये यूजर pnr एंटर करेगा, यानी कि सबसे पहले जो यूजर एंटर करेगा वो %d, यानी कि हमने कहा m% बेसिकली एड्रेस बता रहा है उस जगह का, p से नाम है इसका, m% मतलब एड्रेस, और वहां पर %d जाएगा, यानी कि यहाँ इंटीजर वेरिएबल रखा जाएगा। तो p जैसी आएगा वो यहाँ पर इंटीजर वैल्यू रख देगा। ऐसे m%n मतलब जब एक दूसरा एक एरिया होगा मेमोरी में जो n बता रहा होगा, वहां पर आप जो भी वैल्यू यहाँ पर डालेंगे वो इस जगह पे जाके स्टोर हो जाएगा। ऐसी r के लिए एक और जगह बनेगी। अब ये तीनों जगह में चीजें आ गई। m% का काम यही है, स्कैनफ का काम यही है, ये आपसे वैल्यू लेगा, यूजर से वैल्यू लेगा, फिर सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर pnr करके आपको दिखा दिया जाए। जो printf है जो आपको वैल्यू दिखा रहा है, जो भी printf के अंदर लिखेंगे वो आपको डायरेक्ट वैल्यू दिख जाएगी। अब printf का मतलब ये होता है कि जो भी, क्योंकि printf के अलग अलग वर्जन में आपको बताऊंगा। ये printf जो है सबसे इजी वर्जन है और हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पर कहीं भी हमारा m% वगैरह नहीं है। printf इस केवल आपको दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही आप स्कैनफ में आएंगे ये आपसे वैल्यू ले रहा है, लेकिन वैल्यू ले रहा है तो कहीं ना कहीं रखेगा। तो m% मतलब ये होता है, ये जो इसमें आपको m% मैंने दिखाई है एड्रेस ऑफ है, यानी आपको वो लोकेशन बताएगा मेमोरी में, वेरिएबल का नाम होगा उस जगह पे रखना कहां पर है। तो ये m%a का सिंपली मतलब ये है, ये स्कैनफ, हम स्कैनफ को बता रहे हैं कि ये मेमोरी लोकेशन जो होगी वो उस मेमोरी लोकेशन का नाम आप a रखिएगा और उसमें ये %d या %f जो भी आपने दिया है उस टाइप का वेरिएबल आने वाला है। इस m% के बारे में भी और हम बात करेंगे, फिलहाल आप इसको इतना समझिए। अब जो ब्लैंक है, टैब है, नई लाइन है, वो आप स्कैनफ में दे सकते हैं। तो जो यहाँ पर देखिएगा, अगर आपको 3 अलग अलग चीजें दिखानी है या यूजर से लेनी है स्कैनफ में, तो आप ऐसे स्पेस दे सकते हैं। ये 2 स्पेस दे सकते हैं, यहाँ टैब दिया हुआ है, ये /n यहाँ पर आपको स्पेस दिया आपने, स्लैश नहीं है अभी, ये /t, यहाँ पर /t मतलब टैब आप दे रहे हैं। अगर आपको हर एक वैल्यू यूजर से जब एंटर करनी, जैसे उसने 1000 एंटर कर दिया, उसके बाद सीधा आप /n दे सकते हैं ताकि नई वैल्यू यहां से ली जाए। यहां से 15.5 /n देंगे ताकि नई वैल्यू यहां से ली। कहने का मतलब ये है कि आप जो भी चीजें आप दे रहे हैं उसमें आप /n/t यूज करेंगे printf प्रिंट करने के लिए, जो चीज यूजर को दिखाई देगी, स्कैनफ जो यूजर एंटर करेगा उसको लेने के लिए। तो यहाँ पर एंटर अ नंबर हमने किया, जैसे मेन प्रोग्राम है, नंबर यहाँ पर दिया, इंटीजर नंबर एंटर करना है। नंबर जैसे एंटर होगा तो स्कैनफ में नंबर चला जाएगा। अब नम करके एक मेमोरी लोकेशन बन चुकी है जिसके अंदर जो भी नंबर यूजर डालने वाला है वो यहाँ पर चला जाएगा। अब आप हम ये बता सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं कि आपने ये नंबर डाला, तो %d यहाँ पर आप printf के अंदर कुछ भी लग सकते हैं, लेकिन ये %d की जगह ये नम रिप्लेस हो, ऐसे आए। तो C के कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। हमने जो प्रोग्राम लिखा अभी, या फिर जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ उसको प्रॉपर लिखेंगे, रन कराएंगे। तो 3 टाइप के इंस्ट्रक्शन हम देख रहे हैं। एक तो टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन है, एक अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो जो टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन है वो बता रहे हैं कि जो टाइप है वेरिएबल का, यानी कि अगर हमने कहा इंट a, इसका मतलब ये जो a है ये इंटीजर वैल्यू लेने वाला है। अब इंटीजर वैल्यू मतलब आपको सिस्टम को बताना पड़ेगा कि कितनी मेमोरी इसके लिए रखनी है। इंटीजर केवल यही बताता है, जैसे हमने देखा था कि डेटा टाइप में इंटीजर int आया, तो इंटीजर कितनी जगह रखेगा, तो a मेमोरी में कितनी जगह लेगा, इसलिए इंट बता। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि हमारे पास जैसे a + b है, तो a और b के बीच में एक ऑपरेटर लगा दिया तो ये सम होगा, अगर माइनस लगा देते तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का मतलब है इधर से उधर जाना। अब सीक्वेंस जैसे आप यहाँ कर रहे हैं, फिर उसके बाद दोबारा आपको यहाँ पर आना, या इसको चलते जाना जब तक कोई कंडीशन ट्रू या फॉल्स ना हो जाए, इसे हम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमने अभी प्रोग्राम मैंने बताया आपको, या जो लिखेंगे इसमें हमने एलिमेंट्री चीजें यूज की है। ये जो और भी चीजें हैं ये हम और आगे डिस्कस करेंगे जैसे हम प्रोग्राम बनाए। तो टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? टाइप ये इंस्ट्रक्शन ताकि हम कुछ डिक्लेयर कर सके, वेरिएबल हम जो यूज करने वाले हैं, जो भी वेरिएबल आप यूज करने वाले हैं उसको आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसके बगैर उसका वो एरर दे देगा, कंपाइलर एरर देगा कि इट इज नॉट बीन डिक्लेयर। तो यहाँ पर जैसे आपने int किया तो BAS, जो BAS है उसमें जब भी वैल्यू डालेंगे आप वो इंटीजर ही होगी, या फिर वो अगर आप कुछ वैल्यू और भी डाल, जैसे 23.6 डाल देते तो वैल्यू केवल 23 ले ली जाएगी, 0.6 हटा दिया जाएगा क्योंकि ये इंटीजर है। फ्लोट है, जैसे आप 23 डालते हैं तो अपने आप उसको 23.0 कर देगा यहाँ, क्योंकि ये फ्लोट है। कैरेक्टर केवल एक कैरेक्टर डाल सकते हैं, और अलग अलग वेरिएशन है इसके, केवल ये नहीं कि आप इंटीजर ही दे सकते हैं, आप उसको अलग तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे इंटीजर i = 10 किया, कॉमा लगा के j = 25 कर दीजिए। जैसे आप ये यहाँ पर i = 10 कर सकते थे, इंटीजर j = 25 कर सकते थे, अलग अलग, लेकिन इन दोनों को कंबाइन कर। ऐसे आपने आप फ्लोट a = 1.5 दिया, साथ में b = यहाँ पर पूरा का पूरा एक्सप्रेशन लिख दिया, ये भी पॉसिबल, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं आप यहाँ पर, यानी कि साथ में ऑपरेटर और ऑपरेंड तीनों चीजें यहाँ पर लिख सकते। इसके बाद जो ऑर्डर है, हम बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डरिंग स्कीम है, लेकिन थोड़ा सा जब हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं शुरुआत में, तो ऑर्डरिंग आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत और उसके बाद चीजें यूज हो रही है।
जैसे i इक्वल टू 10 किया, j इक्वल टू 25 किया, तो अगर j इक्वल टू 25 को पहले देते, i इक्वल टू 10 को बाद में देते, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से अगर आप a इक्वल टू 1.5 दें और b इक्वल टू a प्लस 3.1 दे, लेकिन अगर इसको चेंज करने की कोशिश करें तो दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि अभी यहां पर आपको सबसे पहले ये मिलेगा, जबकि यहाँ पर a डिफाइन ही नहीं है, a बाद में है, तो यहाँ पर ये आपका एरर दे देगा, क्योंकि यहाँ पर a मिलना चाहिए, तभी तो ये b इक्वल टू a प्लस a में 3.1 जोड़ा जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि कई जगह ऑर्डरिंग आप चेंज कर सकते हैं, कई जगह ऑर्डरिंग आप नहीं चेंज कर सकते। इस तरीके से जो स्टेटमेंट है a इक्वल टू b इक्वल टू c d, इस तरीके से कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि इन सबको एक साथ में इनिशियलाइज कर, तो हम इसको ABCD को बाद में करेंगे और दोनों को बल्कि तीनों हैं, आप असाइनमेंट देके इसको 10 कर देंगे। इसका मतलब सारों को हमने 10 असाइन कर दिया। लेकिन ये अगर हम यहाँ करने की कोशिश करें, यही लाइन हम यहाँ लिखने की कोशिश करें, a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू d इक्वल टू 10, ये काम नहीं करेगा। ओके, ये काम नहीं करेगा। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? जो C के अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन होते हैं, इसमें अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन का सिंपल मतलब ये होता है कि आपके ऑपरेटर्स हैं, बीच में ऑपरेंड्स हैं। ऑपरेंड्स हो सकते हैं प्लस माइनस इनटू डिवीजन, इस तरीके से हो सकते हैं। अभी बहुत सारे देखेंगे हम, मॉड्यूलो वगैरह सब आएंगे। तो यहाँ पर दो आपके ऑपरेटर्स होंगे, दो या दो से अधिक ऑपरेटर होंगे, बीच में आपके ऑपरेंड्स होंगे। तो C के जो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है उसमें आपको वेरिएबल नाम, जैसे यहाँ पर x इक्वल टू लिखा आपने a प्लस b, तो बाएं हाथ पे यहाँ पर आपका वेरिएबल है, दाएं हाथ पे वेरिएबल है, साथ में आपके कांस्टेंट भी हो सकते हैं और साथ में कुछ ऑपरेशन हो रहे हैं। तो जो वेरिएबल और कांस्टेंट यहाँ पर है राइट हैंड साइड में, उनको हम इस तरीके से करेक्ट करेंगे। यहाँ प्लस होगा, माइनस हो सकता है, ये आप माइनस c कर दें यहाँ पर, इस तरीके से हो सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर किया, यहाँ पर आपने इंटीजर ad बताया, यहाँ पर फ्लोट ये सब बता दिया, ad को इतना दे दिया, kot को इतना दे दिया, और साथ में आपने यहाँ पर d जो डेटा है उसमें ये सारे ऑपरेशन दे दिए। यानी कि बेसिकली क्या किया आपने, ये आपके वेरिएबल है, ये आपका कांस्टेंट है, वेरिएबल और कांस्टेंट हो गए, इन सब का ऑपरेशन करके आप डेटा को असाइन कर रहे हैं। तो ये आपका बेसिकली दीज आर अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस। तो इसमें ये सारे ऑपरेटर्स आप देख रहे हैं, प्लस इंटू माइनस, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर कहलाते हैं। ये इज इक्वल टू जो देख रहे हैं, एक अब आगे डबल इज इक्वल टू भी आएगा, वो अलग चीज है। स्केल सिंगल इज इक्वल टू आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पर आई ये इसको असाइन कर दी। इसमें बाकी आप कांस्टेंट देख पा रहे हैं, ये आपका 3.2 रियल कांस्टेंट है, 2, 5, 3200 जो सारे इंटीजर कांस्टेंट है। ये जो ad है आपका इंटीजर वेरिएबल है, 3200 आ रहा है। बाकी सारे आप यहाँ पर ये फ्लोट देख पा रहे हैं, तो ये सारे के सारे पॉइंट वाले डेसिमल वाली वैल्यू होगी इसमें। जो वेरिएबल और कांस्टेंट है उनको हम एक साथ मिला के एक ऑपरेंड्स कहते हैं, और जो इनके बीच में काम कर रहे हैं उन्हें हम अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। तो ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है ऑपरेटर और ऑपरेंड्स। तो जो C के अर्थमेटिक स्टेटमेंट है, 3 टाइप के हो सकते हैं। पहला तो ये है कि इंटीजर मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट। ये एक अर्थमेटिक स्टेटमेंट है जिसमें जितने भी आप ऑपरेंड देख रहे हैं, या तो वो इंटीजर वेरिएबल होंगे या आपके इंटीजर कांस्टेंट्स होंगे। ये देखिएगा आप यहाँ पर इंटीजर दिया, ये सारे इंटीजर्स हैं, सारे 1, 2, 3, 4। i को तो i प्लस 1 किया, इसमें इंटीजर आप 1 ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर आप जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं वो इंटीजर ऑपरेशन कर रहे हैं, सारी वैल्यूज इंटीजर है। इसी तरीके से रियल मोड है, रियल मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है या ऐसा एक आपको स्टेटमेंट मिलेगा जिसमें आपके पास फ्लोट वैल्यू है। ये सारी की सारी फ्लोट वैल्यू है, और जो इसमें कांस्टेंट यूज कर रहे हैं वो भी फ्लोट वैल्यू है, यानी कि इनके पास डेसिमल वैल्यू है, डॉट वैल्यू। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट इस तरीके से दिया हुआ है। जो मिक्स्ड मोड है, इसमें आप फ्लोट प्लस इंटीजर दोनों दे सकते हैं, या और भी कैरेक्टर भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि कैरेक्टर इंटरनली C में एज ए इंटीजर ही ट्रीट होता है। कैरेक्टर बेसिकली उसका ASCII वैल्यू ली जाती है, वो एज ए इंटीजर ही ट्रीट होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये फ्लोट है, आपके पास इंटीजर है। यहाँ पर इसमें फ्लोट, ये देखिए सारे के सारे जो वैल्यूज है, ये वाली प्री है, आयन है, एनॉय है, ROI है, यहाँ पर ये आपकी वैल्यूज जो है वो फ्लोट है। लेकिन आप इनको जोड़ सकते हैं, जैसे ABC है और नम, ये आपने एवरेज कर दिया, यहाँ पर ये आपका ABG आ गया बाय 4। तो ये तो इंटीजर थे, डिवाइडेड बाय 4 किया आपने, तो यहाँ पर जो वैल्यू आने वाली है एवरेज तो उसमें आ सकती है फ्लोट में। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, राइट। तो जो एक और चीज मैं आपको इसको बताऊंगा कि एग्जीक्यूशन कैसे होता है किसी अर्थमेटिक स्टेटमेंट का। पहले आप राइट हैंड जो साइड है दाएं हाथ का, उसको एवेल्युएट करते हैं, कांस्टेंट लेके न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर हो जाती है आपके वेरिएबल नेम, फिर वो असाइन होती है लेफ्ट हैंड साइड। यानी पहले ये वाला ऑपरेशन होंगे, फिर यहाँ असाइन हो जाती है। लेकिन दिखने में बहुत आसान होता है, लेकिन कुछ चीजें आपको देखनी पड़ती है। जैसे C हमेशा एक ही जो असाइनमेंट है उसके इधर पे केवल एक ही वेरिएबल अलाउ करता है, यहाँ पर 2 वेरिएबल अलाउ नहीं करता। जैसे अगर आपने Z इक्वल टू K इंटू L किया, बहुत लीगल है, लेकिन आप K इंटू L इक्वल टू Z करने लगे तो यहाँ पर 2 आ गए ना, ये अलाउड नहीं। लेफ्ट हैंड साइड में 2 वेरिएबल अलाउड नहीं। इसके अलावा जो डिवीजन ऑपरेटर है C में, ये आपको एक मॉड्यूलर ऑपरेटर भी देता है। ध्यान रखिएगा कि डिवीजन ऑपरेटर अलग है, मॉड्यूलर ऑपरेटर अलग है। जैसे अगर मैं 2 और 5, ये 10 और 2 लेता हूं, देखिएगा मैं 2 यहाँ पर है और यहाँ 10 है, 2 5 10 बचा 0। तो जब मैं इसका 10 बाई 2 करूंगा तो ये 5 आएगा, और जब मैं 10 मॉड्यूलो 2 करूंगा तो ये 0 आएगा। मॉड्यूलो रिमाइंडर बताता है, डिवीजन ऑपरेटर आपका ये बता, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। जैसे मैंने -5 को मॉड्यूलो किया 2 से,
तो रिमाइंडर क्या आएगा इसका -1, और 5 को मॉड्यूलो किया -2 से तो 1 आएगा। ध्यान रखिएगा, मैं इसको करके दिखाता हूं आपको कि 5 को अगर मैं 2 है -1। अब इसको अगर मैं करना चाहूं तो कैसे करूं, देखिए 2 2 4, 5 और 2 2 4 और -5 और 4 को जोड़ के तो कितना आएगा -1। ये आपका -5/2 है ये वाली वैल्यू, और ये -5 मॉड्यूलो 2 है ये -1। आप समझ गए कैसे आएगी? मॉड्यूलो मतलब जो डिवीजन, जो उसका डिवीजन रिजल्ट है, जो रिमाइंडर है बेसिक। जो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है इसमें, ये हम यूज करते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट को स्टोर करने के लिए, अगर हमारा कैरेक्टर वेरिएबल है। जैसे आपका कैरेक्टर, आपके इस वेरिएबल आपने ABCD दिए हुए, ए में देखिए कैरेक्टर ही आ रहे हैं, या तो आपके एक कैरेक्टर होगा, केवल एक और एक कैरेक्टर होगा इस, और अल्टीमेटली क्या है, ये ASCII वैल्यूज होती है, ये कुछ और नहीं होती है। ASCII वैल्यूज होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हर एक, जैसे मैं कहूं कि किसी A है और Z है, इन सबको कुछ वैल्यू दी गई। जो ASCII वैल्यू है, जैसे F की 70 है, ये आपको टेबल में मिल जाएगी। मतलब ये ऑलरेडी, जब आप कीबोर्ड में V दबाते हैं तो कोई इसका नंबर जाना चाहिए ना। V तो नहीं समझता कंप्यूटर, वो तो उसका नंबर समझता है। उस नंबर का ASCII वैल्यू जो होगी, वो ना ASCII वैल्यू को वो मशीन कोड में चेंज करेगा और मशीन कोड के हिसाब से हैंडल करेगा। तो ये सारी की सारी जो है इनके ASCII वैल्यूज है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि जो कैरेक्टर है वो ASCII वैल्यू है, यानी कि नंबर है। इंटरनली वो इंटीजर की तरह ही ट्रीट होता है। जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है उसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर पे। जैसे हमने कहा कि जो स्टेटमेंट है वो आराम से हम परफॉर्म कर सकते हैं इन सब पे। जैसे आपके पास यहाँ पर कैरेक्टर है XY। अब Z = X + Y का मतलब क्या है? X में A दिया, Y में B दिया। आप कह रहे हैं कि A और B को कैसे जोड़ेंगे? A और B तो कैरेक्टर है। जैसे मैंने आपको बताया कि A और B इंटरनली एज अ वैल्यू ट्रीट होते हैं, एज अ नंबर ट्रीट होते हैं, क्योंकि इनकी ASCII वैल्यू होती है। और ASCII वैल्यू कुछ नहीं है, इसको बिल्कुल भूल जाइए, कोई अगर गंभीरता है इसमें। केवल एक समझिए, एक नंबर है। जैसे स्मॉल a का नंबर है 97, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। B का नंबर है 98, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। आपको 97 और 98 करके Z में आ जाए, बस इतना आपको करना। तो आप कैरेक्टर को ऐड कर सकते हैं, कैरेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये क्योंकि कैरेक्टर इंटरनली इंटीजर की तरह ही ट्रीट हो। जो ऑपरेटर है ये नो ऑपरेटर, अब देखिएगा इसमें, ये नो ऑपरेटर इज अज्यूम्ड टू बी प्रेजेंट। ऐसा नहीं कि आप जैसे A × B × C ऐसे कर दे। ये A × B × C आपको पता तो है जब आप मैथमेटिक्स कर रहे हो। C में ऐसा नहीं चलेगा, या किसी प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं चलेगा। आपको चीजें स्पेसिफिक देनी पड़ेगी, जैसे C.D.B XY, ये गलत हो गया। यहाँ पर C इंटू, मतलब ये स्टार लगाना पड़ेगा इंटू के लिए। यहाँ पर आपको ब्रैकेट में इसके अंदर स्टार लगाना पड़ेगा, हर जगह स्टार लगाना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट होगा। ऐसे इम्प्लिसिट आप नहीं मान सकते कि भाई ये मैंने इसको लिख दिया, C अपने आप समझ जाएगा। नो, C वही समझेगा जो आपने लिखा हुआ है। और जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है, और जो बाकी आप देखें, आपके पास ऑपरेटर अगर आप देखें एक्सपोनेंशियल का, तो जो अगर इस तरीके से 3 करेंगे या 3 exponent 2 करेंगे, ये इसमें आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि math.h आप इंक्लूड करिए। ये एक फाइल होती है जिसे हम लाइब्रेरी फाइल कहते हैं। ये ऑलरेडी C ने आपको प्रोवाइड की हुई है, लाइब्रेरी फाइल है। आप सीधा POW लिखिए पावर, ये फंक्शन इसके अंदर डिफाइंड है, इसलिए math.h इंक्लूड करनी पड़ेगी। 3,2 करेंगे, 3,2 का मतलब क्या है? 3 स्क्वायर, बस इसका मतलब ये समझ लीजिए। %d से ये A को आप लिख दीजिए, आपका 3 स्क्वायर यानी कि 9 प्रिंट हो जाए। तो आप समझ गए, ये math.h इंक्लूड करनी है। और ये इसकी आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पावर फंक्शन। अब हम C का पहला प्रोग्राम बना रहे हैं। इसके लिए हम ओपन करते हैं कोड ब्लॉक्स। कोड ब्लॉक्स के अलावा आप कोई भी IDE यूज कर सकते हैं। कोड ब्लॉक्स केवल इसलिए मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि ओपन सोर्स है, क्रॉस प्लेटफॉर्म IDE है। इसमें C++ दोनों के प्रोग्राम बना सकते हैं आप। और इसका IDE बड़ा आसान है, GNU GCC कंपाइलर है इसका, वो हम यूज करेंगे। और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, इसमें क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। और इस न्यू प्रोजेक्ट में हम कंसोल एप्लीकेशन बनाते हैं, गो करते हैं, स्किप करा देते हैं इसको, C का प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोजेक्ट का टाइटल लिख देते हैं। जैसे मैं कहता हूं माय प्रोजेक्ट या आवर प्रोजेक्ट, ये हमारा माय प्रोजेक्ट हो गया। अब इसका पाथ बता देते हैं, कहां रखना चाहते हैं आप, इसका पाथ बताना पड़ेगा आपको। डेस्कटॉप पे जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं कोई भी एक फोल्डर बना लीजिएगा जहां पर आपको रखना है। जैसे मैंने C प्रोग्राम्स का बना के रखा हुआ है, ओके कर दिया, तो ये मेरा पाथ हो गया। आप भी इस तरीके से बना लीजिएगा और फिर नेक्स्ट कर दीजिए। और उसके बाद ये GNU GCC कंपाइलर है, फिनिश कर दीजिए। ये माय प्रोजेक्ट आ जाएगा, यहाँ पर सोर्सेज आ जाएंगे, main.c आएगा आपका। ये आपका ऑलरेडी बना हुआ है, ये प्रोग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, ये आपको मिलता है इसके साथ। तो ये जो मिला हुआ है आपको, इसको आप चाहे तो रन करा के देख लीजिए कि ये रन कराने का तरीका पहले बिल्ड कराना पड़ता है। बिल्ड एंड रन करेंगे तो अगर आपका ये नहीं आता है, इन केस रिजल्ट नहीं आता है, जैसे यहाँ तो हेलो वर्ल्ड आ गया, यहाँ लिखा हुआ है, तो आप सेटिंग्स पे जाके, कंपाइलर में जाके यहाँ पर रीसेट डिफॉल्ट कर दीजिएगा। ये अपने आप जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे, बस गूगल पे जाके या फिर अपने सर्च इंजन पे जाके आपको केवल इसको टाइप करना है कोड ब्लॉक्स डाउनलोड, और आपकी वेबसाइट आएगी, उसमें आपको min.gw वाला डाउनलोड कर लेना है। और फिर बाई चांस अगर GNU GCC कंपाइलर नहीं मिल पाता है, क्योंकि क्या होता है जब इंस्टॉल करते हैं तो सिस्टम नहीं ले पाता, तो नहीं ले पाता है तो यहाँ पर रीसेट डिफॉल्ट कर दीजिएगा, ओके कर लीजिएगा। तो ये प्रोग्राम चल गया है। ये प्रोग्राम इस तरीके से इसका बेसिक प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम मैं आपको ये बताना चाहता हूं
कम से कम इसको आप बेस मान के चलिए, यहीं पे हम यहाँ पर लिख लेंगे प्रोग्राम। तो मैं अभी ये सब हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ। देखिए बेसिक ये रहेगा, मैं इसको एक एक करके बताता हूँ आपको। ये है #include stdio.h, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल है ये, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h फाइल है ये आपको C की लाइब्रेरी फाइल है ये। जो आप printf scanf लिखेंगे वो आपको इसमें मिलेगा। ऐसी stdlib है, ऐसी math.h, ऐसे अलग अलग आएंगी, मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर जो मेन फंक्शन है, ये जो आप मेन फंक्शन देख पा रहे हैं, ये मेन फंक्शन ब्रेसेस शुरू करेंगे, ब्रेसेस एंड करेंगे, उसी के अंदर सब कुछ लिखा जाएगा। क्योंकि मेन रिटर्न करता है, हर फंक्शन कुछ इनपुट लेता है, कुछ आउटपुट देता है, तो ये रिटर्न करता है। तो यहाँ पर हमने रिटर्न 0 कर दिया, जो हम इसको दे देंगे। रिटर्न 1 भी कर सकते हैं, जो वैल्यू आप रिटर्न करेंगे वो इस हिसाब से रिटर्न हो जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल केवल रिटर्न करवाना है, इस कारण से 0 दे दिया हमने, राइट। तो इसको हम लेके शुरू करते हैं। आप चाहे तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, अगर आप देखना चाहें, जैसे एडिटर है, ये एडिटर है जहां पर आप एडिट कर रहे हैं, उस जगह पे आप इसका जैसे साइज है, सैंपल टेक्स्ट है, इसको आप बढ़ा सकते हैं, इसको आप घटा सकते हैं, इसके अलग अलग चीजें दी हुई हैं, यहाँ पर और भी चीजें दी हुई हैं, अपने हिसाब से इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं आप, राइट। तो ये ध्यान रहेगा, आपको बहुत सारी चीजें दी हुई है, देखिए सारी चीज दी हुई है आपको। अगर आप कोई चीज प्रेस करेंगे तो अपने आप आ जाए, वो सब आप सेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें दी हुई हैं, इसको जरूर एक्सप्लोर करिएगा। और जैसे मान लीजिए मैं इसका थोड़ा साइज बढ़ाना चाहता हूं, तो मैं इसको कर देता हूं, मान लीजिए 20, ओके कर दीजिए, ओके राइट। ये आपका प्रोग्राम हो गया, थोड़ा बड़ा दिखने लगा आपको है? अब इसको अगर छोटा करना हो तो वहां जाके इसको छोटा कर सकते हैं। ये आपके सामने प्रोग्राम आपको क्लियर दिख रहा है। अब यहाँ पर पहला प्रोग्राम सी कर लिखते हैं। पहला प्रोग्राम तो वैसे इसमें लिखा ही हुआ था, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ था। अगर मैं Ctrl Z करूं यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसको मैं फिर से रन करा के दिखा देता हूं आपको। यहाँ पर बिल्ड पे जाएंगे, रन करेंगे, लेकिन रन करने से पहले आपको कंपाइल करना पड़ता है। यानी कि पहले कंपाइल करेंगे, फिर बिल्ड करेंगे, फिर रन करेंगे। तो एक साथ बिल्ड एंड रन हो सकता है। ये आपका हेलो वर्ल्ड आ गया, ये रिजल्ट है आपका। यहाँ पर आपको रिजल्ट दिख रहा होगा। अब हम यहाँ पर अपना प्रोग्राम लिखेंगे। एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूं मैं, और देखिएगा कि वो जो प्रोग्राम है बहुत ही बेसिक प्रोग्राम मैं लिख रहा हूं और उसी को समझाया हुआ है। तो यहाँ मेन के अंदर हम आते हैं। यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम लिख रहे हैं। क्योंकि ये प्रिंट आपके पास क्लियर है, इसलिए मैं सीधा यहाँ पर इंट हो गया। अपने आप जैसे देखिए, ये अपने आप आपको सजेशन भी दे रहा है। तो मैं एक प्रिंसिपल के लिए p लेता हूं, इंटीजर, और n नंबर ऑफ ईयर्स के लिए। ऐसे अब मैं फ्लोट लूंगा, फ्लोट FLOAT, ये अपने आप आ गया। देखिएगा जो भी ब्लू में हो जाएगा, इसका मतलब ये कीवर्ड्स है, ये C++ का कीवर्ड है। R कॉमा कर लेते हैं इसको, सिंपल इंटरेस्ट SI बंद कर देते हैं इसको। और उसके बाद हम प्रिंसिपल की कोई वैल्यू दे देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू दे दीजिए 2000 दे दीजिए, और n की वैल्यू दे दीजिए, मान लीजिए 2 साल दे देते हैं इसको। सेमीकोलन से बंद कर रहा हूं हर लाइन को। और उसके बाद हम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देते हैं कुछ, R इक्वल टू मान लीजिए 5% दे देते, ये हो गया। उसके बाद आप देखिए, मैं यहां पर लिख सकता हूं इस जगह पे कमेंट। कमेंट कैसे लिखेंगे, यू लेंगे स्लैश और स्टार लगाएंगे और इसी से एंड कर लेंगे। ये हो गया। इसके अंदर लिख लीजिए, यहां पर आप लिख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट प्रोग्राम, इंटरेस्ट INTEREST, इंटरेस्ट प्रोग्राम। तो इससे आपको ये पता चल गया कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है। कैसे लिखेंगे, स्लैश स्टार, फिर कंटेंट लिखेंगे, फिर स्टार स्लैश। यहां तक हो गया। अब यहां पर हम ये कह सकते हैं कि यहां पर भी हम कमेंट दे सकते हैं, आप लिख सकते हैं, लेकिन हम कमेंट नहीं देंगे, सीधा हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो SI ले लेंगे, यहाँ पर SI, यहाँ पर इक्वल टू करेंगे। क्या होता है, P इंटू R इंटू PRT/100 होता है। तो P इंटू के लिए स्टार लगा रहा हूं मैं, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेंगे, फिर स्टार लगा रहा हूं इंटू के लिए, फिर टाइम के लिए N ले लिया हमने, N, और बाय 100 कर दीजिए इसको। बल्कि बहुत अच्छा तरीका ये रहेगा कि आप इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप जो चीज कराना चाहते हैं उसको ब्रैकेट में दे दें, क्योंकि फिर इससे कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है कि कौन सा ऑपरेटर पहले काम करेगा। वैसे इनटू ऑपरेटर पहले काम करता है, तो लगाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी सेक ऑफ कंप्लीशन के लिए यहां लगा देते हैं। ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब आपने PRT दे दिया या PN और R दे दिया। अब ये निकाल के आपको वैल्यू देगा, और जो वैल्यू देगा वो आपको प्रिंट भी करना है। तो प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं, प्रिंटफ। ये प्रिंटफ अपने आप आ गया, ये इसका प्रोटोटाइप भी आ गया, मतलब हमें अंदर क्या देना वो भी दिखा दिया इसने। अब यहाँ पर हम आएंगे, हमको क्या सिंपल इंटरेस्ट करना है, जो कि फ्लोट है। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर क्या है, देखिए ये आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या है, ये फ्लोट है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको %t में डालेंगे। अपने आप 2% आ गया, मतलब 2 आपके डबल कोट्स आ गए। इसके अंदर आपको %d करना है इस तरीके से, और यहाँ कॉमा लगाना है, इस जगह पे कॉमा लगाना है, और यहाँ लिख दीजिए SI। अभी कैसे पता चलेगा कि ये सिंपल इंटरेस्ट है, SI के थ्रू आया, तो यहाँ पर और लिख देते हैं, ऐसे करते हैं SI इज इक्वल टू कर देते, तो %d आ गया। ये आपका प्रोग्राम बन गया पूरा। यही आपका पूरा प्रोग्राम है, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। और अभी फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूं ताकि आप पूरा प्रोग्राम देख सकें। ये आपका पूरा प्रोग्राम है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। ओके, ये कंप्लीट प्रोग्राम है। अब मैं इसको कंपाइल करता हूं, रन कराता हूं। अगर इसमें कोई एरर होगी तो आपके सामने आ जाएगी। और कोई एरर, चलिए मैं एक एरर इसको अभी मैं इसको पहले रन करा के दिखा देता हूं, फिर देखिएगा कि कोई एरर आता है तो उसको दूर करेंगे। बिल्डर रन कर लीजिए। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि फ्लोट R, मैंने जानबूझ के एक एरर इसमें छोड़ी हुई है। आप पता कर पा रहे हैं क्या एरर है? हर जो स्टेटमेंट है वो सेमीकोलन से बंद होता है, ये सबसे बड़ा एरर होता है। यहाँ मैंने क्या किया, कॉमा से बंद किया, तो यहाँ इन्होंने एरर दिखा दी। देखिए ये एरर आ रहा है, ये एरर आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो अलग अलग व्यू में, इस व्यू में जाके अगर आप अलग अलग देखें तो आपको अलग अलग एडिटर्स मिलते हैं। इस एडिटर में आप इसकी जो कंपाइलेशन के समय जो चीजें आ रही हैं
वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम इसको ठीक कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि क्या एरर है। सेमीकोलन लगाता हूं, अब मैं इसको दोबारा रिकंपाइल कराऊंगा। अब देखिए सब कुछ सही से चल गया, सिंपल इंटरेस्ट आपका 0 आ गया, यानी कि जो भी हमने वैल्यू दी p इंटू आर इंटू एन बाय 100, और जो भी वैल्यू हमारी आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर इंटीजर दिया INTPN, फ्लोट में RSI दिया, p में 2, जो भी वैल्यू दी, यहाँ पर n, यहाँ पर r, अब इसको जरा 5.5 कर देते हैं। अब क्योंकि जो r है वो हमारा फ्लोट है, ध्यान रखिएगा, फ्लोट r जो है फ्लोट है, और अब PRN डिवाइडेड बाय 100 ये आपका आ गया। अब इसको कंट्रोल एस कर, देखिए यहाँ पर जब तक स्टार रहेगा ना, इसका मतलब ये सेव नहीं है, तो कंट्रोल एस करूंगा मैं, या फिर यहां से सेव कर लूंगा, फाइल सेव, ये आपको सेव करना पड़ेगा, तभी ये स्टार हटेगा। और अब इसको दोबारा कंपाइल एंड रन कराते हैं। आप देखिएगा कि जो भी वैल्यू आई, क्योंकि जो वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, आप कोई भी वैल्यू देंगे, क्योंकि ये आ ही रहा है यहाँ पर आपका 0। लेकिन अब इसमें एक मसला है, आप जरूर ये पूछ रहे होंगे कि 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि वैल्यू आनी चाहिए। इसमें एक और मैंने गड़बड़ कर रखी है। क्या गड़बड़ है, अगर आप पहचान पाए तो? मैंने गड़बड़ ये कर रखी है कि सिंपल इंटरेस्ट को मैंने यहाँ पर फ्लोट दिया, हम उसे प्रिंट कर रहा हूँ %d, जबकि %d नहीं होता है, %f होता है। यहाँ एक गड़बड़ है, चलिए f कर देते हैं। क्या इसमें आंसर सही आना चाहिए? चलिए देखते हैं। अब कोई एरर आपको दिख रहा है इसमें? कोई एरर दिख रहा है? नहीं। अगर आता है तो वो अब अपने आप इसमें देखिए, जो अभी यहाँ पर एरर आया था सेमीकोलन वाला, इसको कहते हैं सिंटैक्स एरर, और ये जो एरर है ये आपका लॉजिकल एरर है। %d में आप %d में सिंपल इंटरेस्ट दिखाना चाह रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट जितना भी आएगा उसका अगर पॉइंट वाली वैल्यू हटा दी जाए, मतलब इसको बेसिकली इसने कन्वर्ट किया, आपने जो भी वैल्यू यहाँ पर आई उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके दिखा रहा है, जो कि 0 ही आ रहा है, राइट। तो अब हम एक काम करते हैं कि अब इसको कंपाइल एंड रन कराते हैं। अब आप देखें कि आपके पास वैल्यू आई है 220.000, जो भी वैल्यू आ रही है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट आपका हुआ। ये एक ऐसी वैल्यू है जो वैलिड वैल्यू है। अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही, ये हमारा बेसिक प्रोग्राम है। हमने यहाँ पर सबसे पहले इंक्लूड की फाइलें, फिर हमने जो भी इंक्लूड किए एक एक करके बताऊंगा मैं आपको, जैसे मैथ वाले फंक्शन होंगे तो मैथ वाले करेंगे, ऐसे आपने मेन फंक्शन लिखा, मेन फंक्शन के अंदर सब कुछ लिखना है। यहाँ पर हमने कॉमेंट दिया, कॉमेंट आप कहीं भी लिख सकते हैं, जितने ज्यादा लिखें उतना अच्छा है, बहुत ज्यादा मत लिख दें। लेकिन जैसे यहाँ पर है, अगर मैं इस कॉमेंट को यहाँ पर लूं और यहाँ पे पेस्ट करूं, और मैं इसको कंट्रोल C कंट्रोल V से कर रहा हूं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पर मैं इसकी जगह लिख देता हूं फॉर्मूला, राइट, या कंप्यूटेशन कर सकते हैं आप। तो जैसे ही कोई यूजर यहाँ आएगा, या आप भी अगली बार आओगे यहाँ पर, तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने, क्योंकि मैथमेटिक्स में PR इंटू T इंटू 100 पढ़ा हुआ है, यहाँ पर n दे रहे हैं, तो थोड़ा सा मामला थोड़ा अलग हो सकता है। इसको T कर देते हैं, यहाँ पर भी T कर देते हैं। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? T जो है वो हम PRT इंटू 100 ये हमेशा मैथमेटिक्स में जानते हैं। यहाँ n दे दिया तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम जहां जहां n होंगे वहां इसको T देते हैं। अब ठीक है, अब इसको कंट्रोल S करते हैं, सेव करते हैं, अब इसको रन कराएंगे, बात बिल्कुल सेम रहेगी, वही वैल्यू आएगी आपकी 220। थोड़ा सा वेरिएबल वेरी कर देते हैं, इसको 4000 कर देते हैं। अब कंट्रोल एस करते हैं, अब इसको रन कराते हैं, अपने आप ये वैल्यू वेरी करेगी, ये आपकी 440 ऐसे। अब हमारे पास जब एक्सप्रेशन होते हैं तो जरूरी नहीं है कि उसमें केवल इंटीजर हो, जरूरी नहीं है कि उसमें फ्लोट हो, इंटीजर हो सकते हैं, केवल फ्लोट हो सकते हैं, केवल दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो कन्वर्जन होता कैसे है? जब आप सी का प्रोग्राम लिखते हैं तो कुछ कन्वर्जन इस तरीके से होता है कि अगर यहाँ पर इंटीजर हो, यहाँ पर इंटीजर हो, आप प्लस कर रहे हैं तो रिजल्ट इंटीजर आएगा। यहाँ पर इंटीजर हो और यहाँ पर फ्लोट हो तब देखते हैं, लेकिन यहाँ फ्लोट हो और यहाँ फ्लोट हो और आप प्लस करें तो फ्लोट आएगा, यानी कि रियल वैल्यू आएगी। लेकिन जब आप इंटीजर और फ्लोट को ऐड करेंगे, इंटीजर और डेसिमल नंबर को ऐड करेंगे, तो जो डेसिमल नंबर है वो हायर एंटिटी है, यानी कि उसका जो डेटा टाइप का जो साइज है वो हायर होता है। तो मेमोरी के हिसाब से इसको जो आपका इंटीजर है उसको पहले रियल में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि ये डबल में इसको हम डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद ये आगे बढ़ेगा। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं इस चीज का, तो 2 और 2.3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 2 और 2 समझ के 4 होगा, 2.3 2.3 4.6 हो जाएगा। 2 और 2.3 क्या होगा? तो ये 2 और 2.0 पे बनेगा। पहले इसको कन्वर्जन होगा, इसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट कन्वर्जन होगा 2 का 2.2 होगा, 2.0 हो जाएगा। उसके बाद वो 2.3 से ऐड होगा, उसके बाद आपका 4.3 है। कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताता हूं आपको। 5/2 करेंगे, 5/2 से क्या होगा? 5 है, 2 इंटीजर है, 2 2 to the 4 यानी कि 2 आ गया। लेकिन जैसे ही आप 2/5 करेंगे तो 5 को करिए, पॉइंट लगाइए, 0 5 4 20, 0.4 आ गया। इंटीजर है, ये इंटीजर है, 0.4 का इंटीजर वैल्यू क्या होगी? 0, तो 0 है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर 2.0 कर दिया, जैसे 2.0 कर दिया, यानी कि ये जो 5 है पहले 5.0 में कन्वर्ट होगा, उसके बाद ये 2.0 5.0 डिवीजन होगा, तो इससे क्या आएगा आपका 0.4। जो 0.4 आना था वो यहाँ पर आएगा। इनमें से कोई भी एक 5.0 हो या 2.0 हो या दोनों 2.0 या 5.0 हो, तो आप जरूर मानिए कि जो अगर इंटीजर है तो पहले वो फ्लोट में कन्वर्ट होगा, तो आपको हर एक पॉइंट पे यहाँ पर 0.4 मिलेगा। जब यहाँ पर देखेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर फ्लोट वैल्यू है, तो ये 2.0 होगी, 2.0 5.0 अगर डिवीजन होगा तो 2.5 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपके पास एक फ्लोट वैल्यू है, दोनों यहाँ पर फ्लोट वैल्यू है तो फ्लोट आएगा। ध्यान रखिएगा कि इस पॉइंट पे यहाँ 2.5 हमने किया, जैसे 2.5 हम जानते हैं 5/2 जो होता है 2.5 होता है। 2.5 में जो 0.5 है वो ट्रंकेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों इंटीजर है, इसलिए यहाँ पर 0.5 हट जाएगा।
क्योंकि दोनों इंटीजर। लेकिन यहाँ पर एक क्योंकि डेसिमल है, ये भी 2.0 में, ये भी 5.0 में कन्वर्ट होगा, इसलिए हर बार ये 2.5। टाइप कन्वर्जन इन असाइनमेंट, जब हम असाइनमेंट करते हैं, असाइनमेंट का मतलब होता है कि बाएं हाथ को दाएं हाथ की चीज दी जाएगी। तो जो इस तरीके के असाइनमेंट होते हैं, और यहाँ पर जब टाइप कन्वर्जन होता है या टाइप होते हैं अलग अलग टाइप के, तो ध्यान रखिएगा जो प्रमोशन होता है लोअर से हायर प्रमोशन होता है। यानी कि अगर आप जो एक्सप्रेशन होगा या तो वो प्रमोट होगा अगर आप इसको एक्सप्रेशन को ऐड कर रहे हैं, या ये डिमोट होगा। अब ये देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, उस हिसाब से डिमोट होगा। मैं बताता हूं आपको। जैसे अगर आपके पास एग्जांपल है इंट आई, इंटीजर है, ये आपके पास बी है, और यहाँ पर आपका आई और बी आपने कुछ वैल्यू दी। आई मतलब आपने इंटीजर दिया और आई को 3.5 वैल्यू दी, तो कैसे काम बनेगा? आप दे रहे हैं उसको इंटीजर, रख रहे हैं इसमें 3.5 तो रियल वैल्यू है, इसको इंटीजर में कैसे रखेंगे? चलिए दूसरा एग्जांपल देखिए। फ्लोट बी है, मैंने आपने यहाँ पर बात की है प्रमोशन और डिमोशन की। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने इसको इज इक्वल टू साइन लगाया, असाइनमेंट किया, तो क्या होने वाला है? बी जो मेरा फ्लोट है, फ्लोट मतलब ये होता है कि इसमें डेसिमल पॉइंट वैल्यू आएगी, लेकिन मैं इसे दे रहा हूँ 30, यानी कि इंटीजर दे रहा हूँ। तो होगा ये कि जो ये वैल्यू है 3.5, जो 3.5 है, अगर इसको आप यहां पर स्टोर करने की कोशिश करेंगे इंटीजर में, तो ये स्टोर नहीं हो पाए, क्योंकि ये इंटीजर है। 3.5 स्टोर नहीं कर सकते, तो 0.5 को आपको गंवाना पड़ेगा। आपका 0.5 ट्रंकेट हो जाएगा, यानी कि 3.5 को अगर आप इंटीजर में रखेंगे तो ये 0.5 की आपको बलि देनी पड़ेगी, ये आपका हट जाए। अब देखिए आपने क्या किया कि 30 ये आपने फ्लोट को असाइन कर दिया, किसी फ्लोट वेरिएबल को। तो जैसे आप 30 करेंगे, क्योंकि ये फ्लोट वेरिएबल है, ये है इंटीजर, तो ये अपने आप 3.000 जितने भी जीरो इसके जो आपके, मैं इसके बारे में बात करूंगा कितने प्रिसिशन आता है, उसके बारे में बाद में बात होगी। आप 30.0 मानिए अभी। तो यानी कि इसके साथ एक जरूर ये पॉइंट लगेगा, साथ में डेसिमल लगेगा, क्योंकि 30 और 30.0 एक ही बात है। लेकिन जब हम रियल और इंटीजर की बात करते हैं तो ये दोनों अलग है। क्यों? क्योंकि इसका जो स्टोरेज है, क्योंकि आप जब फ्लोट और इंटीजर दे रहे हैं, इसका मतलब कुछ स्टोरेज की बात हो रही है, आप मेमोरी की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर साइंस में जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप सीधा मेमोरी से डील कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम से, तो मेमोरी में 30.0 रखा जाए। अब ये तो बड़े सिंपल एग्जांपल थे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे आपके पास फ्लोट है एबीसी, ये है एस, ठीक। अब यहाँ ए बी सी तीनों फ्लोट है, इनको अपने हिसाब से अपना कार्य करने दीजिए। उसके बाद आप इसको एस में असाइन कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जितने जब मैंने कहा एक भी फ्लोट यहाँ पर आ गया, एक भी फ्लोट यहाँ पर आ गया, तो ये सारे के सारे फ्लोट बन जाएंगे और तब काम होगा। क्योंकि जो लो लेवल का होता है, जैसे इंटीजर थोड़ा छोटा है, उसको आप प्रमोट करेंगे किसमें? फ्लोट में। फ्लोट थोड़ा बड़ा होता है, उसके ऊपर डबल होता है, ऐसे करके आगे बढ़ते चलते हैं। तो इसको हम जब डेटा टाइप करेंगे तो बहुत अच्छे से इसको देखेंगे। फिलहाल ये समझिए कि इंटीजर जो है वो छोटा होता है, फ्लोट उससे ऊपर होता है, तो सब चीजें जो है वो आपको फ्लोट में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। ये अपने आप इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो जाएगा। तो जब यहाँ पर सारा का सारा फ्लोट है, जब इसको असाइन करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसके डेसिमल के आगे की वैल्यू हटा दीजिए, बस इतना है। समझ गया? यहाँ पर सारी फ्लोट्स, आपने सारी फ्लोटिंग पॉइंट यहाँ पर एक्सप्रेशन में ऑपरेटर्स लगाए, एक वैल्यू आई, जो भी वैल्यू आएगी, मैं मानता हूं कि 3 आ गई, आप ये भी कह सकते हैं 3.3 आई, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर 3 आएगी तो कोई बात नहीं, 3 चला जाएगा इसमें, लेकिन 3.3 आएगी तो आपको 0.3 गंवाना पड़ेगा, तब भी 3 आएगा। अब यहां देखिएगा, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन आपका है k = 2/9। रिजल्ट इसका 0 क्यों आ रहा है? रिजल्ट इसका इसलिए 0 आ रहा है कि ये 2 भी इंटीजर है, 9 भी इंटीजर है। 9 और 2 को करेंगे तो आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे पॉइंट यहां लगाना पड़ेगा, 9 2 18, आगे जो भी आता है ना, 18 करेंगे, बाकी 2 आएगा, तो ये 0.2 आगे बढ़ेगा, तो 0.2 आ गया। लेकिन ये 0.2 k जो है इंटीजर है, ये k इंटीजर कैसे बन गया? क्योंकि 2/9 आपके दोनों इंटीजर है, इंटीजर रिजल्ट आएगा। और इंटीजर रिजल्ट जब इंटीजर को असाइन करेंगे तो आपको जो फ्लोटिंग वाली है वो हटानी, राइट। अब 2.0/9, अब यहां पर आप कहेंगे कि मैं कहता हूं कि 2.0/9 इसमें तो मेरी वैल्यू आनी चाहिए कि 0.4, कुछ ऐसी वैल्यू आनी चाहिए। देखिए यहाँ मसला क्या है, यहाँ पर k को हम कह रहे हैं कि इंटीजर है। k इंटीजर जब है तो 2.0/9.0 कोई भी वैल्यू आती रहे, 2.0 9.0 आपकी कोई सी वैल्यू आएगी, 0.2 समथिंग आ रही है ना। लेकिन क्या होगा कि ये इंटीजर को असाइन कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट के बाद की सारी वैल्यू चली जाएगी, तो चाहे इसमें ले चाहे इसमें ले, बात सेम रहेगी। यहाँ 9/2 करेंगे 4.5 आएगा, 0.5 आपको हटाना पड़ेगा, 4 ही इसको मिलेगा। इसी तरीके से 9.0/2 करेंगे तो यहाँ पर आपका फिर से 4.5 आएगा, फिर को 0.5 हटाना पड़ेगा, यहाँ 0.5 सब जगह हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या इंटीजर है, ये केवल पॉइंट की पहली वाली ले लेगा वैल्यू, बाकी छोड़ दे। ये समझ गया? अब यहाँ पर आइए, ये आपका फ्लोट वैल्यू 2/9 आपका होता है, 0 पॉइंट समथिंग जो भी आपका वैल्यू है। अब यहाँ पर ये 0.0 देगा, क्योंकि अगर आप 9 इस तरीके से डिवाइड करें, तो मैंने जैसे आपको बताया पॉइंट, और जो भी वैल्यू आपकी आने वाली है, जैसे 9 को 9 2 18 कर दीजिए, और पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 0 लगा दीजिए, 9 2 18। लेकिन अब बात ये आती है कि ये 0.0 क्यों आया, और यहाँ पर जैसे मैंने कहा 0.2222 आएगा। जब हमने 2.0/9 किया तब तो ये 0.22 आ रहा है, क्योंकि ये भी 9.0 हो जाएगा और ये जाके रियल में जाएगा, रियल की पूरी वैल्यू ली जाएगी। यहाँ भी रियल है, ये भी रियल बन जाएगा, है ना।
ये रियल है, कोई दिक्कत नहीं, सब जगह 2.22 आएगा। मैं इसके बारे में बात करता हूँ। 9/2 करेंगे, 9/2 4.5 आता है, 9/2 4.5 आता है। लेकिन जैसे आप इसको रियल को असाइन करेंगे 9/2, अब क्या होगा, अब दिक्कत क्या आ रही है, क्योंकि 4 क्यों आ रहा है, इसके बारे में बात करेंगे, इन दोनों के बारे में बात करता हूँ। 9.02 है, 2.0 बन जाएगा, ये 4.5 आएगा। ये 9.0 बनेगा, 9.0/2.0 4.5 आएगा, ये भी 4.5 आएगा। ये दोनों हमारे थोड़ा सा क्वेश्चन है। अब 2/9 करेंगे तो देखिए ये 2 और 9 दोनों इंटीजर है, 2 और 9 इंटीजर है। जब इसका रिजल्ट आएगा तो आपका 0 ही आएगा, और 0 पॉइंट समथिंग है, ये इसका जो रिजल्ट है वो इंटीजर ही बनेगा, तो 0 ही बनेगा। अब जब ये 0 इसको असाइन होगा तब ये इस 0 को कन्वर्ट करेगा किसमें, फ्लोट में, तो 0.0 आएगा। आप समझ गए क्यों 0.0 आया। यहां पर देखिए 9.2, 9/2 में आपका 4.5 आया, लेकिन 4.5 जो रिजल्ट आया वो आपका इंटीजर बनेगा पहले, क्योंकि ये दोनों इंटीजर है, तो 4 बनेगा। अब जब ये 4 इसको असाइन होगा तब ये a इसको कन्वर्ट करेगा 4.0 में, इसलिए 4.0। आपने देखिए कैसे कैसे हुआ, ये मैंने आपको सब समझाया कैसे कौन सी वैल्यू आ रही है, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब हायरार्की क्या है ऑपरेशन की, हायरार्की ये है कि जब भी आप कोई एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखते हैं तो आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि ये पहले इंटू होगा, पहले माइनस होगा, पहले ये वाला इंटू होगा, पहले ये वाला इंटू होगा। यानी कि आप 2x इंटू 3 लिख दें ब्रैकेट में, या 2 इंटू x माइनस 3y, ये कैसे ट्रीट होगा, कौन सी चीज, जैसे ये भी तो हो सकता है, इस तरीके से भी ट्रीट हो सकता है ऐसा वाला, या इस तरीके से भी ट्रीट होता है, पहले 2 इंटू 3x करें, 3 इंटू y करें, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करें। इसी तरीके से a बाय b इंटू c, पहले ये होगा, या a बाय b इंटू c, ये दोनों क्या सेम वैल्यू देंगे आपको। ये जो अलग अलग फॉर्मेशन है, ये आपको जो वैल्यू देंगे, इसको समझने के लिए आपको हायरार्की समझना पड़ेगा, प्रायोरिटी समझनी पड़ेगी, प्रेसिडेंस समझनी पड़ेगी ऑपरेशंस की, ऑपरेटर्स। इसी को हम हायरार्की कहते हैं। पहले कौन सा होगा बाद में। तो हायरार्की कुछ इस तरीके से है, सबसे पहले आपका इनटू या मॉड्यूलो। अगर आपका मल्टीप्लिकेशन है सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों साथ में है तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर डिवीजन होगा, और उसके बाद आपका मॉड्यूलर डिवीजन होगा, यानी कि ये मॉड्यूलस है, राइट। इसके बाद आप आइए, ये जब सारे काम हो जाएंगे उसके बाद प्लस और माइनस को डील किया जाएगा, प्लस और माइनस, आखिर में असाइनमेंट होगा, आखिर में। तो ये आपकी प्रायोरिटी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये प्रायोरिटी आपको ध्यान क्या रखनी पड़ेगी, ये अगर आप किसी भी तरीके से देंगे तो आपका, अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो आपको ब्रैकेट लगाने होंगे। अगर आपको कंपाइलर पे छोड़ना है या आपको अपने सी पे छोड़ना है तो ये सी इस तरीके से प्रेसिडेंस लगाएगा। तो कुछ इसकी टिप्स है, जब आप पैरेंथेसिस करते हैं तो पैरेंथेसिस की चीज हमेशा पहले होगी, बाकी चीजें बाद में होगी। अगर आप पैरेंथेसिस के ऐसे रखते हैं 2 + 3 × 4, ये पहले होगा, चाहे प्रेसिडेंस इंटू भी ज्यादा है लेकिन पहले ही हो। और हम ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा कोशिश करें कि पैरेंथेसिस का यूज करें। पैरेंथेसिस क्या होता है कि ये एक बैलेंस बनाता है, और अगर एक गलत आपने इम्बैलेंस बना दिया तो चीजें इधर की उधर हो जाएंगी, रिजल्ट आपको गलत आएगा। एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको, आपकी हायरार्की ऑपरेशन निकालनी है आपको और इवैल्यूएट करना है इस फंक्शन को। देखिए इसको इस तरीके से देखेंगे, सबसे पहले क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया हायरार्की सबसे ऊपर होती है इंटू, तो सबसे पहले इंटू है, 2 × 3 होगा 6, ये सबसे पहले आएगा। उसके बाद इंटू अब यहाँ पर नहीं है, अब आपके पास आएगा डिवीजन हायरार्की है, सबसे पहले डिवीजन हो जाएगा 6/4, राइट। अब ये वाला भी काम हो गया। अब आइए आपके ये यहां तक हो गया, 1 आ गया। अब आप नेक्स्ट पे आइए डिवीजन, 4/4 अब बाकी रहा, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा, इसके बाद और क्या बचा, अब आपके पास फिर से एक ये जो डिवीजन है ये हो गया। अब आपके पास एक और डिवीजन है, कौन सा, 5/8, ये आपका 0 आएगा क्योंकि दोनों इंटीजर है। 5/8 जो होगा वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 0 आ जाएगा, ये हो गया। उसके बाद अब प्लस को ढूंढिए, अब ये हो गया आपके वाला, आपके प्लस है और माइनस है, पहले प्लस करेंगे ये वाला, ये आ जाए। उसके बाद ये 2 को फिर इस प्लस से करेंगे, ये वाला प्लस के कारण, ये वाले प्लस करेंगे फिर से, राइट। अब आपके पास फिर से प्लस है तो 2 + 0, ये जो प्लस वाला ऑप्शन है सबसे पहले ये होगा, राइट। उसके बाद जब ये दोनों हो जाएंगे -2 + 0, यानी ये 10 और -2। अब यहां पर देखिएगा कि हमारे पास या तो हम -2 + 0 कर सकते हैं या हम 10 - 2 कर सकते हैं, सबसे पहले कौन सा हो, राइट। तो इसमें देखिएगा कि अब जब ये वाला ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि अब ये पहले आपके पास ऑपरेशन ये आ चुका है, प्लस वाला कर दिया, अब ये माइनस और प्लस में क्योंकि इसकी इक्वल वो होती है, प्लस और माइनस की इक्वल प्रेसिडेंस होती है, तो क्योंकि लेफ्ट से शुरू करते हैं, सबसे पहले 10 - 2 8 होगा, फिर ये 0 से जुड़ेगा, फिर प्लस आएगा, ऐसे नहीं कि पहले ये प्लस हो जाए। डिवीजन में आप देख रहे थे कि सबसे पहले ये हुआ फिर ये हुआ, यानी कि प्लस माइनस को छोड़ दिया गया। लेकिन प्लस माइनस में होगा तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे, यहाँ पर जैसे ही आपका माइनस आया सबसे पहले माइनस किया फिर प्लस किया, क्योंकि प्लस और माइनस का बराबर हो। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू आएगी। 6/4 आपको, जैसे दोनों इंटीजर है, 6 और 4 दोनों इंटीजर है, क्या देंगे आपको, 1 देंगे। 1.5 देना चाहिए इनको, लेकिन क्योंकि ये 1.5 देंगे, लेकिन क्योंकि दोनों इंटीजर है 1 में चेंज हो जाए। 5/8 0 देगा, जैसे मैंने कहा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 5 और 8 0 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 5 और 8 दोनों इंटीजर है, तो क्या हुआ आपका 0 है। अब आपको ये हायरार्की ऑफ ऑपरेशन से निकालना है, इवैल्यूएट करना है। देखिएगा सबसे पहले इंटू ढूंढिए या डिवीजन ढूंढिए, कौन सा आ रहा है। अब देखिए मैंने जैसे कहा कि इंटू और डिवीजन ये एक ही प्रेसिडेंस ऑर्डर के हैं, लेकिन अगर इंटू और डिवीजन में पहले इंटू आ गया तो पहले इंटू होगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि यहां पर सबसे पहले आपका ये डिवीजन आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये
इनटू और डिवीजन एक ही श्रेणी में आ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, क्योंकि डिवीजन आपके सामने है, सबसे पहले डिवीजन करेगा ये 1.5 आएगा, यानी कि इंटीजर है तो 1 हो जाएगा, राइट। अब इनटू मिल गया, ये हो जाएगा। उसके बाद 1 into 4 4, 4 plus 3/8। लेकिन अब देखिए ये प्लस और डिवीजन, यहाँ पर डिवीजन और प्लस के बीच में बातचीत है, क्योंकि डिवीजन का प्रेसिडेंस प्लस से पहले होता है, तो पहले डिवीजन होगा, ये प्लस नहीं होगा। पहले 3/8 यानी कि 0, जो इंटीजर है तो 0 आएगा, क्योंकि 3/8 आप डिवाइड करके देख लीजिए, 8 और 3 आपको पॉइंट लेना पड़ेगा, फिर कुछ आएगा, तो क्योंकि इंटीजर है तो इसकी बात की वैल्यू सब हट जाएगी। यहां तक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वाला डिस्कशन क्या है, अब तो प्लस प्लस है, 4 + 0 कर दीजिए, 4 आएगा, फिर जो भी वैल्यू आएगी 3 से ऐड कर दीजिए, 7 आएगा। 3/8 जैसे मैंने बताया अगेन 0 हो जाएगा। अब होता यह है कि जो ऑपरेटर्स है सी में, वो प्रेसिडेंस हमने जैसे बताया 45 करीब ऑड ऑपरेटर्स हैं सी में, और 45 ऑड मतलब अंग्रेजी में कहते हैं दे आर एज मेनी एज 45 ऑड ऑपरेटर्स। ऑड मतलब वो प्लस ये 2 या 5 वाला ऑड नहीं है, डिविजिबल बाय 2 वाला। कुल मिला के 45 है, और इन सारों का जो वैल्यू होती है, अब क्या होता है कि हमारे पास कोई, जैसे मैथमेटिक्स में हम करते थे तो बॉडमस रूल, यहाँ पर हमारे पास जो रूल है वो हमने अभी बताया, उस तरीके से चले, राइट। अब अभी तक हमने क्या किया, वैल्यू दी, लेकिन अगर हम कोई जनरल अरिथमेटिक एक्सप्रेशन ना ले या स्टेटमेंट ना ले तो बात पूरी नहीं होगी। अब देखिएगा, जो a इंटू बी माइनस सी इंटू डी, इसको कैसे लिखेंगे सी में, यहाँ क्रॉस की जगह स्टार लगाएंगे, ये इंटू की जगह आप स्टार से चेंज करेंगे। m इंटू n a प्लस बी, ये मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा लगेगा, कॉपी में आपकी बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब इसको आप सी में उतारेंगे तो यहाँ पर आपको स्टार लगाना होगा, यहाँ पर भी स्टार स्टार ऐसे करना पड़ेगा। ये मैथमेटिक्स में अच्छा लगेगा, सी में ऐसे नहीं बनेगा। ये ब्रैकेट में लीजिए, डिवीजन का साइन लगाइए, d प्लस e ऐसे करना पड़ेगा। यहाँ पर भी 2 स्टार इंटू बी इंटू वाई डिवाइडेड बाय ये साइन d प्लस 1, फिर माइनस करेंगे x बाय, अब ये इसके बीच में अंटू लगाना पड़ेगा, 3 इंटू z प्लस y, ऐसे होगा। अब एसोसिएटिविटी क्या है ऑपरेटर्स की, देखिए एसोसिएटिविटी का मतलब होता है कि आपस में एक एसोसिएशन, जब एक एक्सप्रेशन में दो ऑपरेटर होते हैं इक्वल प्रायोरिटी की, हमने अभी क्वेश्चन में भी देखा, तो ये एक टाई हो जाता है। तो इस टाई को कैसे सेटल किया जाए, आप कहेंगे माइनस भी है प्लस भी है, आप तो इनका प्रेसिडेंस एक ही बता रहे हैं, कौन सा पहले हो। तो जैसे अभी हमने एक्सप्रेशन, अभी एक एग्जाम्पल भी देखे, उस एग्जाम्पल में क्या हुआ कि लेफ्ट टू राइट, यहां पर भी एग्जांपल लेंगे, लेफ्ट टू राइट करेंगे और राइट टू लेफ्ट, तो दो टाइप की एसोसिएटिविटी होगी। एसोसिएटिविटी क्या हुई, एक लेफ्ट टू राइट, एक राइट टू लेफ्ट। जो लेफ्ट टू राइट मतलब बाएं, अगर आप देख रहे हो अपना हाथ लेफ्ट देखिए, लेफ्ट से राइट, इसका मतलब होता है कि सबसे पहले जो लेफ्ट ऑपरेंड है वो अनएम्बिगुअस होना चाहिए। अनएम्बिगुअस का मतलब क्या है, वो किसी भी सब एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व ना हो। अगर आप राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी ले रहे हैं तो जो राइट ऑपरेंड हो वो अनएम्बिगुअस ना हो। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। आपके पास है a इक्वल टू 3/2 इंटू 5, देखिएगा इसको ध्यान से। अब एक टाई हो गई, इंटू और डिवीजन, आप कह रहे हैं कि दोनों की सेम प्रेसिडेंस, पहले कौन सा होगा, इसमें हो गई टाई, दोनों में से एक को लेना है, किसको लेंगे, राइट। लेकिन ये जो है, ये लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी इनकी होती है डिवीजन और स्टार। तो देखिएगा जो डिवीजन है इसके लेफ्ट में क्या है, मैं आपको फिर से इसको करके बताता हूं। ये आपका है 3/2 इंटू 5, 3/2 इंटू 5। अब इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी है इसमें। तो सबसे पहले डिवीजन लीजिए, ये वाला, इसके लेफ्ट में क्या है 3, राइट में क्या है 2 इंटू 5। अब जिसका जो लेफ्ट ऑपरेंड है, इसका बायां हाथ का जो ऑपरेंड है, लेफ्ट में 2 है, राइट में 2 है, या 2 इंटू 5। अब ये वाला एम्बिगुअस है, अनएम्बिगुअस है, यानी कि ये बिल्कुल क्लियर है 3, लेकिन दाएं हाथ का पता नहीं कि 2 आएगा या 2 इंटू 5 आएगा। ये 2 भी हो सकता है, 2 इंटू 5 भी हो सकता है ना। तो अभी हमें पता नहीं है इसके बारे में। तो राइट आपका, लेफ्ट आपका बिल्कुल क्लियर है, राइट थोड़ा सा एम्बिगुअस। अब आप अगला देखिए इंटू। अगर आप इंटू लेंगे, फिर से मैं बताता हूँ, 3/2 इंटू 5। इसमें देखिएगा कि जो राइट ऑपरेंड है वो कौन सा है, लेफ्ट और राइट में देखेंगे इसमें। तो जो लेफ्ट वाला ऑपरेंड है ये वाला इंटू के, ये लेफ्ट है ये राइट। राइट वाला तो बिल्कुल क्लियर है, 5 है, कोई एम्बिग्विटी नहीं है इसमें। लेकिन ये जो है 3/2 भी ले सकते हैं आप, यहाँ पर 2 भी ले सकते हैं। ये एम्बिग्विटी की बात नहीं कर, कौन सा लेंगे। तो यहाँ पर जो डिवीजन है और इंटू है, ये इनकी लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी होती है, और केवल जो डिवीजन साइन है वो पहले में अनएम्बिगुअस है, जो नेसेसरी कंडीशन है L2R एसोसिएटिविटी की, जो अभी हमने देखा। इसीलिए सबसे पहले क्या करेंगे, 3/2 करेंगे। मतलब ये वाला आप सबसे पहले, अगर लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो आप लेफ्ट वाला 3 एम्बिगुअस नहीं है,
तो आप लेफ्ट टू राइट चलिए, वरना हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो उसमें एम्बिग्विटी आती है यहाँ पर। तो ये इस तरीके से करेंगे। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है a = b = 3, अब यहाँ पर क्या है, जो दोनों असाइनमेंट ऑपरेटर्स है उनकी इन दोनों की सेम प्रायोरिटी और इनकी एसोसिएटिविटी क्या है, दोनों की राइट टू लेफ्ट है। अब इस फिगर को देखिए, इसके पैरेलल इक्वल टू उठा रहा हूं मैं, इसके लेफ्ट में क्या है, a, ये बिल्कुल एम्बिगुअस नहीं है, बिल्कुल एम्बिगुअस नहीं है, मतलब अनएम्बिगुअस है। अगर राइट हैंड साइड में आऊं तो b = 3, ये मुझे पता नहीं b है या b = 3 है, ये भी क्लियर नहीं है, मतलब 2-3 चीजें इसमें इन्वॉल्व। अगर मैं लेफ्ट को लूं पहले, ये वाला लेफ्ट, तो लेफ्ट वाला क्या हो गया मेरा, इस वाले के बारे में बात कर रहा हूं। लेफ्ट में क्या है, इसके लेफ्ट में a = b है, ये आपका एम्बिगुअस है, लेकिन 3 एकदम क्लियर है। तो आपको ये देखना है, जो मैंने आपको पहले बताया, कि जब हम एक्सप्रेशन में दो ऑपरेटर होते हैं जिसकी इक्वल प्रायोरिटी है, तो एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है। लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी का मतलब ये होता है कि बायां हाथ का जो ऑपरेंड है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए, राइट। वो किसी एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, सब एक्सप्रेशन जैसे भी आपने देखा। अगर राइट टू लेफ्ट अगर आप ले रहे हैं दाएं हाथ से बाएं हाथ में, तो जो राइट ऑपरेंड है वो अनएम्बिगुअस होना चाहिए। अब क्योंकि इन दोनों की आर और एल एसोसिएटिविटी है, और क्योंकि केवल जो दूसरा इज इक्वल टू है उसका राइट ऑपरेंड, हमने देखा कि जो दूसरा वाला है उसका राइट ऑपरेंड वो अनएम्बिगुअस है, तो हम सेकंड को पहले करेंगे, बाद इस वाले मतलब a = b = c में ये जो भी 2 या 10 वैल्यू दी हुई है, 2 मान लेते हैं, पहले ये होगा, उसके बाद आपका ये होगा। ओके, एक और एक्सप्रेशन लेते हैं, इनटू और डिवीजन, इसमें सेम प्रायोरिटी है, सेम एसोसिएटिविटी है लेफ्ट टू राइट। अब इसमें देखिएगा, अगर मैं इनटू की बात करूं तो इनटू के लेफ्ट में ये बिल्कुल अनएम्बिगुअस है, बी भी अनएम्बिगुअस है, कोई भी दिक्कत नहीं है। डिवीजन की बात करूं तो यहां पर इसके लेफ्ट में सी है, इसके राइट में डी है, दोनों ही अनएम्बिगुअस है, दोनों क्लियर है, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। और क्योंकि लेफ्ट ऑपरेंड बाएं हाथ के दोनों ही ऑपरेटर्स है वो अनएम्बिगुअस है, तो आप कंपाइलर फ्री है, बिल्कुल कंपाइलर को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो पहले इनटू भी कर सकता है, पहले डिवीजन भी कर सकता है अपने कन्वीनियंस, राइट। क्योंकि इन दोनों को करने पर रिजल्ट दोनों के सेम रहेंगे, कोई इफेक्ट दोनों के पहले या बाद करने में नहीं आ। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या है सी में, जैसे इसका नाम ही कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है, यानी कि ये पूरे जो आपका प्रोग्राम है उसके कंट्रोल को वेरीफाई मतलब इंडिकेट करता है, एक तरीके से उसको डायरेक्शन देता है। तो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन एक तरीके से फ्लो ऑफ कंट्रोल है कि आपका ये है, अब इसके बाद ये यहाँ आएंगे, इसके बाद यहाँ आएंगे, कहाँ कैसे जाएंगे, तो ये फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन है। इसमें अलग अलग टाइप के कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है, सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है, सिलेक्शन और डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है, रिपीटेशन या लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है, और केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है, अलग अलग टाइप के हैं। तो जो सीक्वेंस इसके बारे में बहुत डिटेल में हम बात करने वाले हैं, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा स्किप करता हूं, बहुत ही डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो समराइज करते हैं जो हमने इस पूरे चैप्टर में देखा कि जो 3 प्राइमरी कांस्टेंट है और या वेरिएबल टाइप है सी में, वो इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर है, %d, %f, %c। जो वेरिएबल नेम है आप मैक्सिमम उसको कर सकते हैं, क्योंकि आजकल के कंपाइलर तो बहुत सारा अलाउ कर रहे हैं, लेकिन एक बात है जब हम सीख रहे हैं तो 31 तक रखें तो ज्यादा अच्छा। और कभी भी कीवर्ड जो है वो वेरिएबल नेम की तरह नहीं यूज किया जा सकता, अगर आप नेम यूज भी करेंगे तो आपका एरर आ जाए। अब जो एक्सप्रेशन है उसमें कितने भी कैसे भी सीक्वेंस आपके कांस्टेंट, वेरिएबल और ऑपरेटर्स हो सकते हैं। जो ऑपरेटर्स हैं जिनके इक्वल प्रेसिडेंस होते हैं उनको हम एसोसिएटिविटी से करते हैं, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। जो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी का मतलब ये है कि जो बायां हाथ का ऑपरेंड होगा वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, यानी कि अनएम्बिगुअस होना चाहिए। जब राइट टू लेफ्ट हम करना चाहेंगे, इसका मतलब राइट ऑपरेंड आपका अनएम्बिगुअस होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, यानी किसी एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व ना हो। जो इनपुट आउटपुट है सी में, इनपुट आउटपुट सी में उसको हम स्कैनएफ और प्रिंटएफ से देते हैं। स्कैनएफ से हम इनपुट लेते हैं, प्रिंटएफ से हम प्रिंट कराते हैं। तो ये बात हुई, अभी इंट्रोडक्शन लिया है, इसमें कुछ भी चीजें आपने जो देखी, जो मैंने जल्दी बताई या स्किप की, इनको बहुत ही डिटेल में बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ हम देखने वाले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपसे।